चलिए भाई, एक बार सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और मैं हूं अमन शर्मा और आज आपकी क्लास नंबर 7 रहेगी भाई। और कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण भाई आपकी क्लास बंद हो गई थी, तो एक बार मैं सभी बातों को रिकॉल कर देता हूं जो भी मैंने आपको कल डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो कल की क्लास में स्टूडेंट ये मैंने कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था और ये मैंने आपको बताया था सेपरेट एक्शंस और इंटरडिपेंडेंट एक्शंस के बारे में। सेपरेट एक्शंस और इंटरडिपेंडेंट एक्शंस के बारे में बताया था कि जो तुम्हारे सेपरेट एक्शंस होता है बेटा, उसका जो टाइम फ्रेम होता है बेटा वो होता है अलग अलग। जो एक्शन पहले होता है उसको आपने हमेशा लिखना है पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होता है उसको हमेशा ही लिखना है पास्ट इंडेफिनिट में। ये डिस्कस हुआ था अपनी क्लास के अंदर। अगर तुम्हारा एक्शन क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसा एक्शन है? इंटरडिपेंडेंट एक्शन है। तो उस एक्शंस का हमेशा ही जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है कॉमन। क्या होता है? टाइम फ्रेम कॉमन होता है। क्यों होता है, क्या वजह है? कल मैंने डिस्कस किया था कि अगर कोई एक एक्शन हुआ, उस एक्शन की वजह से कोई दूसरा एक्शन क्या हो गया, जनरेट हो गया। क्या हो गया? उस एक्शन की वजह से कोई दूसरा एक्शन हो गया जनरेट। उस एक्शन की वजह से एक दूसरा एक्शन जनरेट हो गया, जिसकी वजह से उस एक्शन का जो टाइम फ्रेम होता है वो हो जाता है कॉमन। वहां 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 बंद करो, ये नहीं वो बंद करो, ये हाँ ये बंद कर दो बस। चल रही है क्लास? देखना चल रही है क्लास। इसमें कैमरा तो ये तो शायद बंद हो गया। इन्वर्टर पे रहने दो इसको। ये देखना, ये स्क्रीन नहीं चल रही ऊपर वाली। एक बार कर दो आप, कैसे होगा? 1 मिनट स्टूडेंट्स। इन्वर्टर पे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से निकल जाएगा। ओके, चलिए चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो हमने कुछ सेपरेट और इंटरडिपेंडेंट एक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लिखा गया सेंटेंस का जो टाइम फ्रेम है वो है कॉमन, तो उस केस में दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। अगर उनका टाइम फ्रेम अलग अलग है तो जो एक्शन पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना, जो एक्शन बाद में होगा उसको हमेशा ही आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। इस बात को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूं कि कोई, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कोई काम हुआ और उस काम की वजह से कोई दूसरा एक्शन जनरेट हो गया। अब जैसे कल डिस्कस किया था कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई पर्दे के पीछे देखा है ना, और उस पर्दे के पीछे देखने से वो व्यक्ति क्या करने लग गया, चिल्लाने लग गया। अगर उसको पर्दे के पीछे नहीं देखता वो चिल्लाता क्यों भाई, है ना? एक एक्शन की वजह से दूसरा एक्शन जनरेट हो गया, इसलिए दोनों एक्शन का टाइम फ्रेम हो गया कॉमन, इसलिए दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ये कहानी हमें कल की क्लास में डिस्कस की थी भाई, ठीक है। और बाकी 20 मिनट लगभग 30 मिनट का लेक्चर पड़ा हुआ है, आप वहां पर उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बाकी एक बार मैं सारी बातों को रिकॉल कर देता हूँ। तो ये थी अपनी भाई कल की कहानी यहाँ तक। उसके बाद कल की कहानी में क्या डिस्कस किया था बेटा, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हो बेटा कि द मूवी डैश एट 7 PM टुमारो। यहां पर जो बेटा एट 7 PM टुमारो लिखा हुआ है, यहां पर जो एट 7 PM टुमारो लिखा हुआ है, ये बेटा आपका टाइम है। ये क्या है बेटा? आपका टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टाइम कहां का है, आप बोलोगे सर टाइम फ्यूचर का है। अगर टाइम फ्यूचर का है तो एक्शन भी कहां का होगा, तो आप बोलोगे सर एक्शन भी फ्यूचर का ही होगा, एक्शन फ्यूचर का होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनमें से आप कौन कौन से ऑप्शंस को आप यहां से रिमूव कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके पास आया बेटा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सबसे पहले रिमूव होगा। और ये किसी भी क्वेश्चन के लिए आंसर सही नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि बेटा विल शैल आपके मोडाल्स होते हैं और मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए तुम्हारा सी ऑप्शन सबसे पहले जाएगा। जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि बेटा यहां पर जो टाइम है, ये टाइम आपका फ्यूचर है। अगर टाइम फ्यूचर है तो आपका एक्शन पास्ट का नहीं हो सकता। अगर पास्ट का नहीं हो सकता तो आपका बी ऑप्शन भी यहां से रिमूव होगा। अब बात करते हैं बेटा ऑप्शन ए और डी की। ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकता था, ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकता था। मैं एक बार फिर बता देता हूं बेटा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन ये आंसर होगा नहीं। तो जो यहां पर बेटा अगर 3 ऑप्शन यहां से बाहर हो गए, अगर 3 ऑप्शन बेटा यहां से रिमूव हो गई, तो जो बच गया वही क्या हो गया बेटा, आंसर। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अगर वो 3 ऑप्शन अगर यहां से रिमूव हो गए, 3 ऑप्शन यहां से गलत हो गए, जो बच गया वही आंसर है। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। इन तीनों ऑप्शन के गलत होने की एक अपनी अलग वजह है, और उसके एक ऑप्शन सही होने की अपनी एक अलग वजह है। और इस वजह को पढ़ने के लिए मैंने आपको समझाया था फ्यूचर इवेंट्स।
क्या समझाया था स्टूडेंट? मैंने फ्यूचर इवेंट समझाया था। और फर्स्ट फ्यूचर इवेंट्स मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं जो विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं स्टूडेंट? विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी को रेफर करते हैं। जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में विलिंगनेस या प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में हमेशा ही विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? विल और शैल का प्रयोग इसी सिचुएशन में किया जाता है जब हम कभी भी सेंटेंस में विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है भाई, आप पहला सेंटेंस पढ़ सकते हो कि वी शैल बैट फर्स्ट। वी शैल बैट फर्स्ट क्या है? ये एक विलिंगनेस है कि हम सबसे पहले बैटिंग लेंगे भाई, बैट फर्स्ट करेंगे, है ना? तो वो उनकी क्या है? एक विलिंगनेस है। अगर विलिंगनेस है तो हम यहां पर विल का यूज करेंगे बेटा। आप किसी के माइंड में ये तो नहीं आया कि सर यहां पर सेल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, लॉजिकल ज्यादा ये होता है बेटा कि हम यहां पर विल का नहीं, हम यहां पर सेल का यूज करें। स्पीकर के लिए हमेशा सेल का यूज किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का यूज किया जाता है। ये कभी ना कभी अपने मॉडल्स के अंदर कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। दे विल विन द मैच टुमारो, तो ये लिखा गया जो सेंटेंस है बेटा ये एक प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? ये एक प्रोबेबिलिटी है। अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी या विलिंगनेस की बात करेंगे तो उस केस में आपने हमेशा ही किसका यूज करना है? विल और शैल का यूज करना है। ये एक फर्स्ट सिचुएशन से जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अब आता है बेटा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट अपना ये है कि जब आपके इन्फ्रेंस और इंपेंडिंग एक्शंस होते हैं या फिर जब हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में इन्फ्रेंस या इंपेंडिंग एक्शंस की बात करते हैं उस केस में हमेशा ही बेटा गोइंग टू का यूज किया जाता है। इन्फ्रेंस का मतलब मैंने आपको बताया होगा बेटा, इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन हम तभी निकालते हैं किसी भी चीज का जब किसी भी चीज के प्रूफ प्रेजेंट में एग्जिस्ट हो। जैसे आप पहले सेंटेंस पढ़ सकते हो, इट इज गोइंग टू रेन। आप खुद बताइए बारिश आने से पहले क्या आता है? सबको पता बारिश आने से पहले तेज हवाएं आती है भाई, है ना? बारिश आने से पहले बिजली कड़कने लगती है। तो बिजली का कड़कना, तेज हवा का आना, ये क्या है? ये बारिश आने के प्रेजेंट में प्रूफ है। क्या है? प्रेजेंट में प्रूफ है। तो जब हम सेंटेंस में इन्फ्रेंस और इंपेंडिंग एक्शंस की बात करते हैं उस केस में हमेशा किसका यूज किया जाता है? गोइंग टू का। अब आते हैं बेटा अपन थर्ड, जो आपका लास्ट पॉइंट है। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं बेटा जो टाइम टेबल्ड और शेड्यूल्ड होते हैं। कौन से एक्शंस होते हैं? कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो तुम्हारे टाइम टेबल्ड और शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं। अब जो तुम्हारे टाइम टेबल्ड और शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, अब इस बात को देखो, अब आगे डिस्कस करते हैं। और आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हो बेटा, द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 7 PM। The train leaves the station at 7 PM। एक सेंटेंस और लिखता हूं, फिर इन दोनों सेंटेंस को मैं साथ में समझा देता हूं भाई। और 20 सेंटेंस आपके लिए है भाई। RCB एंड GT। अब जैसे कि सबको पता भाई IPL के मैच चले हुए हैं, है ना? अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि RCB और GT का जो मैच है वो परसों है, कल नहीं है। कब है? परसों मैच है। और मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा कि RCB एंड GT प्ले द नेक्स्ट मैच एट न्यूट्रल वेन्यू। RCB एंड GT प्ले द नेक्स्ट मैच एट द न्यूट्रल वेन्यू। अब देखो, समझते हैं भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, और बड़े ही आराम से समझेंगे, बड़े ही आराम से समझेंगे। एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 7 PM। अब जैसे एक बात बताओ बेटा कि अगर कोई ट्रेन आज 7 बजे गई है, मतलब उसने किसी भी स्टेशन को 7 बजे छोड़ा है, तो कल भी कितने बजे छोड़ेगी? परसों भी 7 बजे। ये जो लिखा गया जो सेंटेंस है बेटा, जो लिखा गया स्टेटमेंट है, ये वन टाइम एक्शन नहीं है, ये आपका बेटा है मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन। मैं मल्टीपल टाइम ही लिख देता हूं बेटा। ये तुम्हारा मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन है। अगर कोई ट्रेन आज 7 बजे लीव करेगी तो कल भी 7 बजे लीव करेगी, परसों भी 7 बजे लीव करेगी, है ना? तो ये आपका जो एक्शन है ये वन टाइम नहीं, क्या है? मल्टीपल है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मल्टीपल है। ठीक है।
अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, आरसीबी एंड जीटी प्ले द नेक्स्ट मैच एट द न्यूट्रल वेन्यू। अब जैसे मान लो कि आरसीबी और जीटी के बीच में मैच खेला जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वन टाइम है मल्टीपल है, वन टाइम है। आगे कभी आरसीबी और जीटी का कभी मैच होगा, उसके लिए शायद नए प्लेयर्स हो सकते हैं, है ना, नए अंपायर्स हो सकते हैं, नया पिच हो सकता है ना, और शायद नए स्पेक्टेटर्स भी हो सकते हैं, नए दर्शक भी हो सकते हैं। मानते नहीं मानते हो? तो यहां पर जो लिखा गया एक्शन है बेटा, ये क्या है, मल्टीपल फ्रीक्वेंट एक्शन है, वन टाइम है। आप बोलो सर वन टाइम एक्शन है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो वन टाइम है। इस एक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो क्या है, वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन है। द ट्रेन लिव्स द स्टेशन एट 7 PM बेटा, ये मल्टीपल फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। और आरसीबी एंड जीटी प्ले द नेक्स्ट मैच एट द न्यूट्रल वेन्यू, ये आपका वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, जो तुम्हारे वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, कौन से एक्शन होते हैं, वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। जो हमारे वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनको हम इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, जो हमारे वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, कैसे एक्शन होते हैं, वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो आपके वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं उनको हम उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो तुम्हारे वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं, याद रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आप खुद मुझे बताइए बेटा, इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के ये शेड्यूल एक्शन है कि नहीं है। आरसीबी एंड जीटी प्ले द नेक्स्ट मैच एट द न्यूट्रल वेन्यू, ये एक शेड्यूल्ड एक्शन है कि नहीं, आप बताओ। ये पहले से शेड्यूल किया हुआ है, आप देख लो, महीने 2 महीने पहले शेड्यूल कर दिया था, कर दिया नहीं कर दिया था, ताकि लोग टिकटें खरीद के मैच वगैरह की, है ना। और इसकी शेड्यूल, ये शेड्यूल एक्शन तो है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वन टाइम है, फ्रीक्वेंट है, वन टाइम है। ये वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन है, ये वन टाइम फ्रीक्वेंट एक्शन है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ना बेटा, द ट्रेन लीव्स एट द स्टेशन एट 7 PM, ये वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन है, मल्टीपल शेड्यूल्ड एक्शन है, ये मल्टीपल है। अगर कोई ट्रेन आज 7 बजे लीव करेगी तो कल भी 7 बजे करेगी, परसों भी 7 बजे करेगी, ऐसा तो है नहीं कि उसका शेड्यूल चेंज होगा। क्या ट्रेन वगैरह का कभी शेड्यूल चेंज होता है, नहीं। अगर कोई 7 बजे लीव कर रहे है तो कल भी 7 बजे ही लीव करेगी। बात समझ में आएगी नहीं? ये है तुम्हारा भाई मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन, और ये है तुम्हारा वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन। और जो तुम्हारा मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होता है, कौन सा एक्शन होता है, जो तुम्हारा मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो आपके मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनको आपने हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होता है। किस टेंस में लिखना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस बात को ध्यान में रखना है। जो तुम्हारे मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनको तो आपने हमेशा ही किस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में लिखोगे, एक बार फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखोगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक भाई, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, सॉरी वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन को किस में लिखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन जो वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो तुम्हारे वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनको तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हो, है ना, और उनको तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हो, उनको तुम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हो। जैसे यहां पर लिखा है बेटा, आरसीबी एंड जीटी प्ले द नेक्स्ट मैच एट न्यूट्रल वेन्यू, तो आप यहां पर प्ले मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो बेटा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिख सकते हो। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा, आरसीबी एंड जीटी आर प्लेइंग। देखो भाई, जो तुम्हारे शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं नहीं, उनको आपने हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लिखना है,
और कॉन्टिन्यूस टेंस में तब लिख सकते हैं बेटा अगर वो वन टाइम हो। वन टाइम होगा तो बेटा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल होगा तो सिर्फ उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि एकेडमीज वगैरह कई बार आपने देखा होगा कि एकेडमीज कई बार नए बैच अनाउंसमेंट करती है, बोलते ना कि वी सेल स्टार्ट ए न्यू बैच ऑन मंडे। क्या वो सही, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला क्या वो सही बोला है? या फिर जो कभी पैम्पलेट वगैरह में जब कभी भी आपने देखा होगा ऐसा स्टेटमेंट कि वी सेल स्टार्ट ए न्यू बैच ऑन मंडे, क्या वो सही लिखा होता है? नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बेटा वो तुम्हारा विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो एक शेड्यूल्ड एक्शन है, वो पहले से ही क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। तो क्या वहां पर हम विल सेल का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं। तो हमेशा पंपलेट में क्या लिखना चाहिए? वी स्टार्ट ए न्यू बैच ऑन मंडे। क्या समझ में आया? वहां पर हमें कौन सा टेंस लिखना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विल सेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विल सेल सिर्फ फ्यूचर के लिए हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। बात समझ में आई? और जब हम कभी भी शेड्यूल्ड एक्शन की बात करेंगे तो उस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी। लेकिन ये बात भूलनी नहीं है, जो तुम्हारे वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनके साथ तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी। लेकिन जो तुम्हारे मल्टीपल टाइम शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उनके साथ सिर्फ तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग कर सकते हो। ये बात बताओ भाई, समझ में आएगी नहीं आई? बोलो। अगर तुम कभी पंपलेट वगैरह पढ़ोगे नहीं, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो जैसे मैंने बोला कि वी शैल स्टार्ट ए न्यू बैच ऑन मंडे, तो समझ जाना कि उनकी इंग्लिश बिल्कुल क्या है, खराब है। उनको ये नहीं पता कि विल शैल सिर्फ प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जब हम शेड्यूल्ड एक्शन की बात करेंगे नहीं, वहां पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखना, अब आते हैं उस क्वेश्चन पर बेटा, उस क्वेश्चन को समझते हैं। हो गया क्या पीछे? इससे नहीं होगा क्या? गलत हो गया भाई। यस कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको? ये वाला? क्योंकि भाई ये वन टाइम एक्शन होते हैं, इनको हमेशा इन्हीं टेंस में लिखना पड़ता है कि आरसीबी एंड जीटी प्ले द नेक्स्ट मैच एट द न्यूट्रल वेन्यू। या फिर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान प्ले ऑन 26 अप्रैल या ऑन 26 जून, जो भी है तो सही है वे। या फिर मैं लिखूं इंडिया एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन 26 जून, ये भी सही है। ये इसलिए सही है भाई क्योंकि जो तुम्हारे वन टाइम एक्शन होते हैं नहीं, वन टाइम कौन से एक्शन होते हैं? वन टाइम, उनको इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस रेगुलर, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब हम कभी भी किसी भी एक्शन को शेड्यूल करते हैं नहीं, क्या करते हैं, उसको हमेशा इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना चाहिए या कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। लेकिन जो वन टाइम होते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है मल्टीपल, उसको हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। हाँ, उसको इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। ये उस बात को आपने माइंड में रखना है। विल सेल सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? बस जैसे हमेशा रूल पढ़ाते हैं टीचर्स कि फ्यूचर दिख जाए तो विल सेल लिख देना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। विल सेल सिर्फ तभी यूज करेंगे जब हम विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। देखो भाई, फ्यूचर के लिए तो भाई गोइंग टू भी यूज किया जाता है, और फ्यूचर के लिए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी यूज करते हैं, है ना? ये पॉइंट है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन पर। द मूवी डैश एट 7 PM टुमारो। एक बात बताओ भाई, जब कोई भी थिएटर के अंदर मूवी लगती है वो पहले से शेड्यूल होती कि नहीं होती है? एक महीना पहले उसके बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, लगाते हैं। अगर आपने अभी धुरंधर मूवी देखी होगी तो उसका पहले से क्या लगा दिया था, बड़ा पोस्टर लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि उसको पहले से शेड्यूल कर दिया भाई। बात समझ में आएगी नहीं? इसको सब उस एक्शन को पहले से शेड्यूल कर दिया ताकि लोग आराम से टिकटें खरीद सके भाई, है ना, अपनी सीट बुक कर सके। बात समझ में आएगी नहीं? उसको पहले से ही शेड्यूल कर दिया। और लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये शेड्यूल एक्शन तो है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वन टाइम है, मल्टीपल है? द मूवी डैश एट 7 PM टुमारो, वन टाइम होगा। ये मल्टीपल नहीं होगा, ये होगा वन टाइम। देखो कैसे होगा। धुरंधर मूवी आई,
तो बताया कि भाई वो मूवी 7 बजे स्टार्ट होगी, पहले से अनाउंसमेंट कर दिया। जब आगे कभी नई मूवी आएगी नहीं, जब आगे कभी नई मूवी आएगी, जैसे अभी धुरंधर आई थी, धुरंधर के बाद कोई मूवी आई है क्या? नहीं पता। जैसे मान लो कोई मूवी आएगी तो उसके लिए अलग से टाइम स्लॉट होगा। इसकी क्या कभी रेगुलर हो सकता है? अब एक बात आओ, आज कोई ट्रेन 7 बजे लीव की है, कल भी कितनी करेगी? परसों, चाहे महीना गुजर जाए चाहे साल गुजर जाए, तो क्या उसका टाइम में कोई चेंज होगा? नहीं। अब इसके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मल्टीपल है, वन टाइम है? वन टाइम है। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोल गए। हाँ, डी भी ऑप्शन है बेटा, देने हो सकते नहीं है। मैंने बोला था ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं। अब मैं समझाऊंगा। पहले इस बात को मैं लिख लूं यहां पर कि बेटा ये जो एक्शन है तुम्हारा, ये कैसा एक्शन है? ये वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन है। ये है वही वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन। इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा वन टाइम है ना? अगर फ्रीक्वेंसी वन टाइम है तो इसको इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो और कॉन्टिन्यूस टेंस में भी। लेकिन इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में इसलिए नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि जो स्टार्ट वर्ब होते हैं बेटा, स्टार्ट वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बनता नहीं है। क्योंकि स्टार्ट करने एक मोमेंटरी एक्शन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस फैन को ऑन करना है, तो आप कितने टाइम में इसको ऑन कर दोगे? स्टैटिक नहीं बोल सकते, इसमें एक्शन तो है, लेकिन आप ये, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी भी चीज को स्टार्ट करना चाहते हो तो विद इन कितना टाइम लगेगा? 1 या 2 सेकंड। जो नेग्लिजिबल होंगे, मतलब काउंट तो नहीं किए जाएंगे। नहीं, हमने इस फैन को ऑन करना है, कितना टाइम लगा? हमने गाड़ी को ऑन करना है, कितना टाइम लगा? हमने बाइक को ऑन करना है, कितना टाइम लगा? ये मोमेंटरी एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? मोमेंटरी एक्शन होता है, ना कि टाइम टेकिंग। और कॉन्टिन्यूस टेंस उन्हीं का बनता है जो तुम्हारे टाइम टेकिंग एक्शन होते हैं। बोलो बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि स्टार्ट करना एक मोमेंटरी एक्शन है। कैसा एक्शन है? मोमेंटरी। स्टार्ट करने एक मोमेंटरी एक्शन है, इसलिए इस वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये है बेटा इसके पीछे रीजन। अगर इस वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बनता तो ये भी आंसर हो सकता था। जैसे प्ले वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बन सकता था, नहीं बन सकता था, इसलिए हमने वहां पर इज प्लेइंग लिखा। लिखा नहीं लिखा? क्योंकि उस वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बन सकता था, वहां पर उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सही था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी सही था। लेकिन इस वर्ब का कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता, इसलिए यहां पर हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? स्टार्ट्स लिखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ऐसा रटना भी बिल्कुल नहीं है कि भाई फ्यूचर के लिए सिर्फ विल शैल ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा रटना नहीं है कि फ्यूचर के लिए हमेशा विल शैल ही प्रयोग किए जाते हैं। फ्यूचर के लिए भाई हम गोइंग टू का भी यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। जब हम वन टाइम शेड्यूल्ड एक्शन की बात करते हैं उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी। लेकिन ये देख लेना कि उस वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है या नहीं बनता है, ये जरूर चेक कर लेना। लेकिन जो तुम्हारे मल्टीपल फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं या फिर मल्टीपल शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं, उनको आपने हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। ये कहानी है। इतना बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार मुझे सेकंड क्वेश्चन को रीड करके बताओ भाई। सेकंड क्वेश्चन को रीड करना। दे विल प्ले इन द पार्क एट 9 AM टुमारो। एक मैं छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ छोटी ही बात। छोटी ही बात ये भाई, थोड़े टाइम के लिए मानो बेटा, इसमें एट 9 AM नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ। आप सेंटेंस को पढ़ो, दे विल प्ले इन द पार्क टुमारो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कल ये पार्क में खेलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल ये पार्क में खेलेंगे। हमारी बात को देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, और सारी बातें समझ में आएंगी बेटा। जैसे मान लो बेटा ये टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन किसकी है? फ्यूचर की है। किसकी टाइमलाइन है ये? फ्यूचर की। मैं लिख देता हूं भाई, ये जो टाइमलाइन है ये टाइमलाइन है फ्यूचर की। ठीक है, ये फ्यूचर का टाइमलाइन है बेटा। ठीक है, इससे आगे मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लो। आगे तो क्या पीछे मानना पड़ेगा? नहीं, आगे तो नहीं मान सकते। मान लो कि इससे पीछे बेटा क्या है? पास्ट है, और इससे और भी पीछे क्या है? प्रेजेंट है। उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मान लो कि पूरा पूरा जो ये टाइम फ्रेम है ये फ्यूचर है।
फ्यूचर है। अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हो ना कि दे विल प्ले इन द पार्क टुमारो, कि ये कल कहां खेलेंगे, पार्क में, क्या आप बता सकते हो कितने बजे खेलेंगे? हमें सिर्फ इतना पता है कल ये पार्क में खेलेंगे, हमें ये नहीं पता है कल ये 9 बजे पार्क में खेलेंगे, 10 बजे खेलेंगे, 11 बजे, 12 बजे। क्या बता सकते हो अगर इस सेंटेंस में एट 9 AM ना लिखा हो? नहीं बता सकते, नहीं। लेकिन इतना पता है कल ये पार्क में खेलेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है कि कब पार्क में खेलेंगे। लेकिन मान लो कि बेटा अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अब इसमें लिखा हुआ है एट 9 AM। क्या लिखा हुआ है? एट 9 AM लिखा हुआ है, एट 9 AM टुमारो। अब जैसे कि सबको पता है बेटा टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन किसकी है बेटा? फ्यूचर की। ठीक है, अगर इसमें एट 9 AM ना लिखा हो नहीं तो ये सेंटेंस सही है कि कल ये पार्क में खेलेंगे। हम ये नहीं बता सकते कितने बजे खेलेंगे, लेकिन अगर इस सेंटेंस में लिख देंगे एट 9 AM, और मान लो कि बेटा इस पॉइंट पे कितना टाइम होगा, इस पॉइंट पे होगा बेटा एट 9 AM, इस पॉइंट पे 9 AM होगा। अगर इस पॉइंट पे 9 AM होगा तो इनका जो खेलने का जो पॉइंट होगा ना बेटा, ना तो 9 बजे से पहले होगा और ना 9 बजे के बाद। ये जो एक्शन इफेक्टिव होगा ना बेटा, ये इस पॉइंट पर ही होगा, ना इस पॉइंट से पहले ना इस पॉइंट के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन क्या होते हैं बेटा? वो एक्शन होते हैं टेम्परेरी। क्या होते हैं? टेम्परेरी। करवाए हैं ना क्वेश्चन। और टेम्परेरी एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखने पड़ते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब कॉन्टिन्यूअस तो लिखेंगे, लेकिन किसका लिखोगे? फ्यूचर का। किसका कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे भाई? हमें यहां पर लिखना पड़ेगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। एक बार फिर मैं इस बात को बता देता हूं बड़े आराम से भाई, यहां पर लिखो विल बी प्लेइंग। अगर इस सेंटेंस में ये 9 AM ना लिखा हो नहीं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कल ये खेलेंगे तो, लेकिन कितने बजे खेलेंगे। लेकिन अगर इस सेंटेंस में एट 9 AM मेंशन कर देंगे नहीं तो ये एक्शन कितने बजे इफेक्टिव होगा? 9 बजे। ना 9 बजे से पहले ना 9 बजे के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन टेम्परेरी होते हैं। और टेम्परेरी एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखने पड़ते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। याद है क्या? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी किया, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? क्लियर भाई यहां तक? अगर इस सेंटेंस में बेटा एट 9 AM नहीं लिखा होता नहीं तो ये सेंटेंस सही था। अगर 9 AM लिख देंगे, एक बार फिर बोल रहा हूं, तो ये एक्शन कितने बजे इफेक्टिव होगा? कल 9 बजे। ना 9 बजे से पहले ना 9 बजे के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन क्या होते हैं? टेम्परेरी। और टेम्परेरी एक्शन किस टेंस में लिखने पड़ते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखें। यहां तक सारा मामला सही। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। ही विल बी वेटिंग हिज फ्रेंड फॉर 3 hours एट 7 o'clock। अब जैसे यहां पर लिखा बेटा फॉर 3 hours, क्या लिखा हुआ है? फॉर 3 hours लिखा बेटा, फॉर 3 hours एट 7 o'clock। ये बेटा क्या है अपना? यहां पर जो फॉर 3 hours लिखा हुआ है ये अपना क्या है? आप बोलो सर ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बोलो है कि नहीं? ये है बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और मैंने क्या बताया था? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ या तो आता है बेटा इंडेफिनिट टेंस, या था परफेक्ट टेंस, और या था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस से नहीं आता। याद है क्या? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ या तो आता बेटा इंडेफिनिट टेंस, या था परफेक्ट टेंस, या था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा हो बेटा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ तो हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ तो कभी कॉन्टिन्यूअस टेंस आता नहीं है। या तो आता उसके साथ परफेक्ट टेंस, या आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और क्या ये बात मैंने डिस्कस की थी कि जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। याद है क्या? जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। बात क्लियर है नहीं? अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, दोनों का मतलब अगर सेम होता है, तो अगर मैं यहां पर परफेक्ट टेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? परफेक्ट टेंस लिखूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी क्या हो जाएगा? सही। अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, ये भी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ चाहे परफेक्ट लिखो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी बेटा सही है और ये भी बेटा सही है, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस सही नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ भाई। द मैन विल हैव बीन कैचिंग लोड्स ऑफ फिश टिल द इवनिंग। अब देखो यहां पर लिखा बेटा, द मैन विल हैव बीन कैचिंग व्हाट। आप बोलोगे सर फिश। फिश क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाउ मच फिश, कितने फिश, लोड्स ऑफ। अगर ये हाउ मच का रिप्लाई है, अगर ये हाउ मच का रिप्लाई है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, क्या ये रिजल्ट नहीं हुआ? बोलो, रिजल्ट नहीं हुआ। अगर ये रिजल्ट हो गया, तो जब हम सेंटेंस में रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट हमेशा ही क्या शो करते हैं, कंप्लीशन। क्या शो करते हैं, कंप्लीशन। और जो एक्शन कंप्लीशन के होते हैं उनको हमेशा किस टेंस में लिखना पड़ता है, परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। लेकिन यहां पर कौन सा टेंस लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। भूलना नहीं है कि तुम ये मान के चलो सर प्रेजेंट वाले में बात चलेगी, नहीं, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, वो हर पॉइंट पे काम करेगा। अगर किसी भी, अगर सेंटेंस, अगर टाइम के पॉइंट के साथ, देखो यहां पर लिखा ना बेटा टिल द इवनिंग। टिल द इवनिंग यहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट इन टाइम है। ये पॉइंट इन टाइम है बेटा, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं। अगर किसी को ये लगे सर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, नहीं, ये पॉइंट इन टाइम है। अगर ये पॉइंट इन टाइम है, सबको पता है, पॉइंट इन टाइम के साथ अगर हम रिजल्ट लिखते हैं, जो हाउ मैनी और हाउ मच का रिप्लाई होता है, उसके साथ हम कौन सा टेंस लिखते हैं, परफेक्ट टेंस। क्योंकि वो हमेशा किसको रेफर करता है, रिजल्ट को। रिजल्ट हमेशा कौन सी स्टेट में आते हैं, कंप्लीशन। और कंप्लीशन वाले एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखने पड़ते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखने पड़ते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा टेंस आएगा बेटा, परफेक्ट टेंस आएगा। और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा विल हैव कोट, विल हैव कोट। और कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोट होती है, कैच कोट कोट। क्या होती है, कैच कोट कोट। इसका मतलब देखो यही तो हो गया बेटा, द मैन विल हैव कोट, ये मैन पकड़ चुका होगा लोड्स ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियों को, टिल द इवनिंग। टिल द इवनिंग मतलब बेटा शाम तक। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो टिल द इवनिंग बेटा ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं है, ये पॉइंट इन टाइम है। अगर पॉइंट इन टाइम है तो इस पॉइंट इन टाइम के साथ हमने रिजल्ट लिखा हुआ है, और रिजल्ट अगर लिखा हुआ बेटा तो इसके साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, कौन सा लिखेंगे, परफेक्ट टेंस लिखेंगे। क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं पढ़ी थी, फ्यूचर में भी डिस्कस कर दी। बोलो बोलो भाई, बात समझ में आएगी नहीं? अब यहां पर आते हैं, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आंसर बताओ, तब तक मैं पानी ले लेता हूं भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। वी वर लिविंग एट दैट एरिया फॉर 5 years व्हेन दे कम हियर, व्हेन दे केम हियर। केम है बेटा और आपकी सेकंड फॉर्म है। एक छोटी सी बात बताओ मुझे, एक छोटी सी बस। इस सेंटेंस में बेटा ये 4-5 years ना लिखा हो। अगर इस सेंटेंस में 4-5 years ना लिखा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? वी वर लिविंग एट दैट एरिया व्हेन दे केम हियर, सही है नहीं? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब जैसे वी वर लिविंग एट दैट एरिया, इन्होंने बेटा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहना स्टार्ट किया था, किया होगा, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ये रहेंगे भी, लेकिन पता नहीं कब तक रहेंगे। मतलब इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस एरिया में रहना स्टार्ट किया हुआ, और ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उस एरिया में रहेंगे भी। लेकिन जिस समय ये एक्शन, रहने वाला एक्शन बेटा प्रोसेस में था, एक दूसरा एक्शन घटित हो गया। घटित का मतलब दूसरा एक्शन इफेक्टिव हो गया। कौन सा इफेक्टिव हो गया? वो आ गए वहां पर, और वो आ गए बेटा इस पॉइंट पर। ना हुआ इस पॉइंट से पहले, ना हुआ इस पॉइंट के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन टेम्परेरी होते हैं, और टेम्परेरी एक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखने पड़ते हैं। याद है वो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, ए क्रोकोडाइल अटैक्ड द मैन व्हेन ही स्वम इन द रिवर। रिवर में स्विम करना एक टाइम टेकिंग एक्शन था। जब वो रिवर में स्विम कर रहा था, उसमें वहां पर बीच में क्या कर दिया, क्रोकोडाइल ने अटैक कर दिया, एक दूसरा एक्शन इफेक्ट हो गया। और जब क्रोकोडाइल ने इस पे अटैक किया, ना वो अटैक किया उस पॉइंट से पहले, ना उस अटैक किया उस पॉइंट के बाद। और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी एक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखने पड़ते हैं। और सेम कहानी यहाँ पर है, जिस समय वो वहां पर रह रहे थे उस एरिया में, उनके बीच में दूसरा एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? वो बीच में आ गए, वो आए इस पॉइंट पर, ना वो आए इस पॉइंट से पहले, ना आए वो बेटा इस पॉइंट के बाद।
और कोई भी एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए वैलिड होते हैं, वो एक्शन टेम्परेरी होते हैं और टेम्परेरी एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखने पड़ते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर यहां तक लिखा हो ना बेटा इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं है भाई, ठीक है नहीं। लेकिन मान लेते बेटा वी वर लिविंग एट दैट एरिया फॉर 5 years। अब जैसे कि सबको पता है कि बेटा यहां पर जो 4-5 years लिखा नहीं, ये अपना क्या बेटा, ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या है ये? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है? बोलो बोलो, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आता है? आप बोलो सर नहीं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आता ही नहीं है। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप देखो सारी कहानी किसकी चल रही है बेटा? पास्ट की। तो कॉन्टिन्यूस तो आएगा लेकिन किसका आएगा? पास्ट का आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड बीन लिविंग। मेरी बात समझ में आई भाई सबको? क्या लिखेंगे? हैड बीन लिविंग। अगर इस क्वेश्चन में बेटा 4-5 years ना लिखा हो, नहीं ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर 4-5 years लिख देंगे तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ भाई कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। ये बात माइंड में बिल्कुल फिट कर लो। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा नहीं तो एग्जामिनर हमेशा ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस लिख के देगा। क्या लिख के देगा? कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। सीधी सी बात है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। या तो उसके साथ लिखना परफेक्ट टेंस या उसके साथ लिखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बात क्लियर भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। ये सारी बातें हो गई अपने डिस्कस। अब आते हैं बेटा इन क्वेश्चनों पे। चलिए ये सीक्वेंस में लगा रखे हैं क्या? We shall go for it. When you will finish the work, the tourist will leave for the city after the sun will rise. When you will finish the work, we shall go for a walk. They will go there by the train, but their parents will accompany us. He will help you when you will meet him. एक बार आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए एक बार बेटा इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ। ठीक है, सीक्वेंस चेक कर रहा था बेटा मैं, सीक्वेंस सही है नहीं है। देखो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, बड़े आराम से समझेंगे बेटा, बड़े ही आराम से इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखो सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, मेन क्लोज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसको नहीं पता है? सबको पता होगा भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टूरिस्ट विल लीव फॉर द सिटी। आप बताइए बेटा क्या मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं? आया ना? आप बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हो। आगे कहानी, आफ्टर द सन विल राइज। यहां पर आफ्टर द सन विल राइज लिखा बैठा है, क्या मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो भाई। क्या मैं इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकता हूं? आप बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि आफ्टर हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर व्हेन यू विल फिनिश द वर्क, और व्हेन सबको पता है ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये भी कौन सी क्लोज होगी बेटा? बोलो, ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। आप बोलो सर ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। ठीक है, इसके बाद जो लिखा बेटा वी शैल गो फॉर ए वॉक, आप बोलो सर ये है हमारी मेन क्लोज। कैसी क्लोज है? मेन क्लोज है। ठीक है, अब यहां पर आओ बेटा, दे विल गो देयर बाय ट्रेन। क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं बेटा? आप बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन जब आगे सेंटेंस को रीड करेंगे, बट देयर पेरेंट्स विल अकंपनी अस। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बट कैसा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। तो क्या हम इसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं? आप बोलो सर बिल्कुल सर, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज है।
अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब बात क्या बेटा, जो उस पर आते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज है। कुल मिला के बात ये है बेटा कि आपके सामने जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं नहीं, आप बोलो सर ये हमारे सामने जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं सर, ये हमारे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है बेटा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक बार फिर, कैसे सेंटेंस है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर ये दोनों सेंटेंस बेटा कॉम्प्लेक्स है, तो बात ये है बेटा, अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हो, कौन सा सेंटेंस लिखा हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दोनों क्लोज में फ्यूचर टेंस लिखा हो, कौन सा टेंस लिखा हो? फ्यूचर, तो याद रखना बेटा मेन क्लोज का फ्यूचर सही होता है, और जो आपके सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं बेटा उसको आपने हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। इंडेफिनिट का मतलब कौन सा भी हो सकता है, मतलब प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। मैंने क्या बोला? अगर आपके सेंटेंस में लिखा हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अगर मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों फ्यूचर में है, तो जो मेन क्लोज का फ्यूचर होता है ना बेटा, जो मेन क्लोज का फ्यूचर होता है वो तो होता है बेटा सही, वो तो होता है सही। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं बेटा उसको आपने हमेशा लिखना है प्रेजेंट टेंस में। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर लिखो बेटा राइजेस। क्या लिखेंगे? राइजेस। सन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? राइजेस। सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया नहीं, राइजेस आएगा। अब यहां पर आपके मेन क्लोज किस में बेटा? फ्यूचर में है, और सबऑर्डिनेट क्लोज भी किस में है? फ्यूचर में है। तो मेन क्लोज का फ्यूचर क्या हो गया बेटा? सही हो गया। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को आप किस में लिखोगे? आप बोलो सर सबऑर्डिनेट क्लोज को हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। अगर प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे बेटा हम यहां पर क्या लिखेंगे? फिनिश। क्या लिखेंगे? फिनिश। तो इसको ऐसे लिखो बेटा, व्हेन यू फिनिश द वर्क वी शैल गो फॉर ए वॉक। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अब यहां पर आते हैं। यहां पर आप देख सकते हो बेटा ये है तुम्हारी मेन क्लोज, ये है कोऑर्डिनेट क्लोज। अगर मेन क्लोज भी फ्यूचर में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में हो, ये सेंटेंस होता है बिल्कुल सही बेटा। क्यों सही होता है? क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सी बात पढ़ चुके हैं बेटा? मैं एक बार इस बात को मैं एक बार समझा देता हूं। ये बात हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां से कर देते हैं बेटा ऐड, यहां से कर दे ऐड, यहां से कर देते हैं ऐड। ये बात हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी मेन क्लोज होती है, कौन सी क्लोज होती है बेटा? एक होती है मेन क्लोज, और एक होते हैं बेटा अपनी कौन सी क्लोज? कोऑर्डिनेट क्लोज। एक मेन क्लोज होती है, एक होती है बेटा कोऑर्डिनेट क्लोज। ये होते हैं बेटा अपने इंडिपेंडेंट क्लोज। कैसी क्लोज होती है बोलो? आप बोलो सर ये इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। पढ़ाया था नहीं? ये अपनी इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। लेकिन जो बेटा अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, कौन सी क्लोज होती है बेटा? सबऑर्डिनेट। जो अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ये बेटा हमारी कैसी क्लोज होती है? आप बोलो सर ये अपनी होती है कैसी क्लोज? ये होती है सर डिपेंडेंट क्लोज। ये अपनी कैसी क्लोज होती है बेटा? ये डिपेंडेंट क्लोज होती है। जो मेन क्लोज होती है और कोऑर्डिनेट क्लोज होती है बेटा वो होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है बेटा वो कैसी क्लोज होती है? डिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंडेंट क्लोज क्यों होती है ये मैं इस बात को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर इस बात को दोबारा से यहां पर देखना चाहते हो, मैंने ऑलरेडी सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखो ये सेंटेंस लिखे, यहां पर देखो बेटा, ही विल हेल्प यू व्हेन यू विल मीट हिम। अब यहां पर जो लिखा है बेटा ही विल हेल्प यू, ये अपनी मेन क्लोज है। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। व्हेन, कब करेगा? व्हेन यू विल मीट हिम। यहां पर जो व्हेन यू विल मीट हिम लिखा है बेटा ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज है। कैसी क्लोज है? आप बोलो सर सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है? आप बोलो सर ये सबऑर्डिनेट क्लोज काम कर रही है एडवर्ब का। किसका काम कर रही है? ये एडवर्ब क्लोज का काम कर रही है ना, कि ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। व्हेन, कब करेगा? व्हेन यू विल मीट हिम, जब तुम उससे मिलोगे। तो ये बेटा एडवर्ब क्लोज का काम कर रही है, क्योंकि बेटा ये हेल्प वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। और जैसे कि सबको पता है बेटा ही विल हेल्प यू जो लिखा हुआ है ये अपनी मेन क्लोज है, ये मेन क्लोज है।
और जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था बेटा कि अगर सेंटेंस में ही विल हेल्प यू ना लिखा हो, क्या इस एडवर्ब क्लोज का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन होती है, एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो बेटा ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, एडवर्ब का काम कर रही है, ये किसको डिस्क्राइब कर रही है बेटा? ये डिस्क्राइब कर रही है इस हेल्प वर्ब को। आप खुद बताइए, ये सबऑर्डिनेट क्लोज इस मेन क्लोज पर डिपेंड है कि नहीं है? डिपेंड है। और ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। अगले वाले क्वेश्चन में देख लो बेटा, वहां देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अभी तो मैं वो डिस्कस करूंगा, सही नहीं है, बताऊंगा अभी, थोड़ा पेशेंस। ये मैंने बताया कि एडवर्ब क्लोज है, मैंने इतना पढ़ाया है। ये कैसी क्लोज है? एडवर्ब क्लोज है। एक बार ये समझा रहा हूं भाई, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम क्यों करती है। ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़ नहीं चुके हैं, पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके हैं, हम सेंटेंस के अंदर इस बात को डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं इस बात को बता देता हूं। अब यहां पर देखो बेटा, ही विल आंसर, कि वो आंसर करेगा, किसका आंसर करेगा बेटा? क्वेश्चंस का। विच क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन? विच यू विल आस्क हिम, जो भी तुम उससे पूछोगे, है ना। तो यहां पर जो बेटा विच यू विल आस्क हिम लिखा हुआ बेटा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है? आप बोलो सर ये सबऑर्डिनेट क्लोज काम कर रही है एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का काम क्यों कर रही है? सर ये एडजेक्टिव काम इसलिए करने लग रही है क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लोज बेटा इस क्वेश्चन नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि सर जो ही विल आंसर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सर अपनी मेन क्लोज है। और फिर मैं आपसे वही बात करता हूं, अगर मान लो बेटा कि ही विल आंसर द क्वेश्चन ना लिखा हो, क्या उस एडजेक्टिव क्लोज का अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आ सकते। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा है तो किसी ने किसी को डिस्क्राइब करने के लिए तो लिखा होगा। बोलो, एडजेक्टिव तो अकेले नहीं आ सकते नहीं भाई, एडजेक्टिव किसी ने किसी को तो डिस्क्राइब करते हैं। और सबको पता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। और सबको पता है सेंटेंस में बेटा ये क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लोज इस मेन क्लोज पर डिपेंड है कि नहीं है? बिल्कुल डिपेंड है। अब ये कहानी देखो, अब 6 क्वेश्चन की कहानी देखो बेटा। ही विल रिप्लाइड बिलीव, सॉरी क्या लिखा? रीडली, सॉरी ध्यान नहीं दिया भाई, ये एडवर्ब है बेटा, रीडली। कैसा वर्ड है? एडवर्ब। ही विल रीडली बिलीव। और सबको पता भी होना चाहिए बेटा, जो बिलीव वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ही विल रीडली बिलीव व्हाट व्हाट यू विल टेल हिम। तो यहां पर जो व्हाट यू विल टेल हिम लिखा है बेटा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई बेटा, आप मुझे बताइए, अगर ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हुई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसका काम कर रही है बेटा? नाउन का। ये नाउन का काम कर रही है। ये नाउन का काम क्यों कर रही है बेटा? क्योंकि ये बेटा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? आप बोलो सर ये बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किस वर्ब का ऑब्जेक्ट है बेटा ये? आप बोलो सर ये बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब ट्रांसिटिव होती है। और जो बेटा ही विल रीडली बिलीव लिखा हुआ बेटा, ये आपकी कैसी क्लोज हुई? कैसी क्लोज हुई बेटा? मेन क्लोज। अब मैं आपसे वही बात करता हूं बेटा, अगर ही विल रीडली बिलीव ना लिखा हो, क्या इस ऑब्जेक्ट का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस हो सकता है? नहीं बेटा। ऑब्जेक्ट तब लिखे जाते हैं जब उससे पहले कोई वर्ब लिखी हो। अगर वर्ब ही नहीं लिखी होगी तो ऑब्जेक्ट किस काम का भाई? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसलिए जो तुम्हारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है बेटा, वो हमेशा किस पर डिपेंड होती है? मेन क्लोज पर डिपेंड होती है। अगर वो मेन क्लोज पर डिपेंड होती है, और दूसरा पॉइंट ये भी बेटा, वो मेन क्लोज का ही टाइम होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, वो किसका टाइम होता है बेटा? वो मेन क्लोज का ही टाइम होती है। अगर आपकी मेन क्लोज भी फ्यूचर में है और सबऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में है, तो मेन क्लोज का फ्यूचर सही होता है बेटा, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को किस टेंस में लिखना पड़ता है? इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। किस टेंस में लिखना पड़ता है? इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है बेटा? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करती है। अगर तुम फ्यूचर में लिखोगे, आप बताओ बेटा, फ्यूचर में लिखोगे, और फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप बताओ बेटा, फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आप बोलो सर फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और सेल का यूज करते हैं। और जो विल और सेल होते हैं बेटा, इनकम सेंटेंस में यूज करते हैं विलिंगनेस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? इनकम सेंटेंस में यूज करते हैं विलिंगनेस के लिए और
प्रोबेबिलिटी के लिए, बोलो, इन्हीं के लिए तो यूज करते हैं बेटा। लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, कौन सी क्लोज होती है बेटा? जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, एक बार फिर, कौन सी क्लोज होती है बेटा? जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और सबको पता बेटा, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो या तो आपकी नाउन क्लोज होती है, या फिर वो बेटा आपकी एडजेक्टिव क्लोज होती है, या फिर वो आपकी बेटा एडवर्ब क्लोज होती है। हाँ या ना? और एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या कभी भी विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी होती है? बोलो, नहीं होती सर। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में तो विलिंगनेस नहीं होती। नहीं, विलिंगनेस सिर्फ विल और शैल में होती है। नाउन में नंबर होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में सर डिग्री होती है, इनमें विलिंगनेस नहीं होती। यही वजह होती है, क्या होती है बेटा? यही वजह होती है कि हमने इसको किस टेंस में लिखना पड़ता है बेटा? इसको हमें लिखना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में। किस में लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। किस टेंस में लिखना पड़ता है बेटा? प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बेटा टेल, और हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? आस्क। और हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? बोलो बोलो, मीट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर अगर मैं आपसे रीजन पूछूं बेटा कि अगर मेन क्लोज भी फ्यूचर में हो, सबऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में हो, मेन क्लोज का फ्यूचर सही होता है और सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रेजेंट में क्यों लिखते हैं? मुझे क्यों का जवाब दो। क्यों लिखते हैं बेटा? क्योंकि सर जो अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसमें विल सेल लिखे होते हैं, और विल सेल हमेशा किसको रेफर करेंगे? प्रोबेबिलिटी और विलिंगनेस को। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है, और नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यही वजह होती है, यही वजह होती है उसमें हमें कौन सा टेंस लिखना पड़ता है? प्रेजेंट टेंस लिखना पड़ता है। लेकिन एक बात और याद रखना बेटा, हम इसमें प्रेजेंट टेंस तो लिख रहे हैं, लेकिन ये टेंस कौन सा कंसीडर किया जाएगा? फ्यूचर। माना कौन सा जाएगा? फ्यूचर। लेकिन लिखा कौन सा जाएगा? प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर कोई व्यक्ति बोले द टूरिस्ट विल लीव फॉर द सिटी आफ्टर द सन राइजेज, क्या मतलब हुआ? द टूरिस्ट विल लीव फॉर द सिटी आफ्टर द सन राइजेज, क्या मतलब हुआ इसका बेटा? सनराइजेज के बाद क्या करेगा? वो सिटी छोड़ेगा। नीचे का मतलब व्हेन यू, अगर कोई व्यक्ति बोले कि वी शैल गो फॉर ए वॉक, कि हम वॉक पर जाएंगे, व्हेन यू फिनिश द वर्क, जब तुम क्या कर लोगे? अपने काम को फिनिश कर लोगे, तब हम कहां जाएंगे? वॉक पर जाएंगे। लिख रहे हैं प्रेजेंट, लेकिन बोला जा रहा है फ्यूचर। बात समझ में आई कि नहीं? बोले गए फ्यूचर लिखे, लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट लिखने की वजह क्या है? क्योंकि बेटा विल सेल विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी को रेफर करते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम करती है। एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में विलिंगनेस और प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसलिए इसको हमें किस टेंस में लिखना पड़ता है? प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। ये इसकी मुख्य कारण है भाई। यहां तक बताओ भाई, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो? कोई डाउट है यहां तक? अगर डाउट नहीं है भाई, एक बार इस क्वेश्चन को आंसर बता दो। ये आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए भाई। इफ ही विल नॉट गो देयर, दे विल सिलेक्ट समवन एल्स। पहले ये बताओ बेटा कि इस सेंटेंस में मेन क्लोज कौन सी है? पहले मेन क्लोज बताओ। बहुत बढ़िया। अब इसमें मेन क्लोज ये है, ये आपकी है मेन क्लोज। अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करूं बेटा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अभी क्या बताया था? अगर आपका मेन क्लोज भी फ्यूचर में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज भी फ्यूचर में हो, तो क्या याद रखोगे? मेन क्लोज का फ्यूचर सही होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज को किस में लिखेंगे बेटा? प्रेजेंट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में। इसको आपने प्रेजेंट में लिखना है। किस में लिखेंगे बेटा? प्रेजेंट में। अगर इसको आप प्रेजेंट में लिखोगे तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा बेटा? डज। सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं इस क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन भी बेटा आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। अगर मैं 8 क्वेश्चंस की बात करूं बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जाते हैं। बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच एंडेड। एक बार फिर सेंटेंस को पढ़ो बेटा। बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच एंडेड। देखो पहले मैं कंसेप्ट समझा दूं इस पे भाई, बोलो क्या इस पे मैं कंसेप्ट समझा दूं? क्वेश्चन 8 और जो 9 है बेटा, क्या इस पर हम एक बार कंसेप्ट डिस्कस कर ले? चलिए एक बार कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, बाकी सारी बातों को छोड़ेंगे। फिर आपने इन क्वेश्चनों क्या बताने हैं? आंसर। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करें, बाद में आपने क्या करना भाई, इन क्वेश्चनों के क्या बताने हैं? आंसर बताने हैं। और एक काम कर लेता हूं बेटा, मैं यहां से प्लस कर दूं यहां से प्लस, यहां से प्लस कर दिया। अब कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट देखो, बात को ध्यान से सुनना भाई। एक होते बेटा बाय, एक होता बेटा बाय द टाइम। बाय द टाइम, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? दोनों में ये डिफरेंस है, पहले डिफरेंस की बात करते हैं बेटा। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बाय होता है नहीं, बाय होता अपना प्रीपोजिशन। क्या होता है? बाय होता है बेटा प्रीपोजिशन। अगर मैं बाय द टाइम की बात करूं बेटा, ये होता है कंजंक्शन। हम इसको कंजंक्शन फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन फ्रेज। अगर मैं इसको फ्रेज बोल रहा हूं तो मैं इसको फ्रेज क्यों बोल रहा हूं? मैं फ्रेज इसलिए बोल रहा हूं बेटा, फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को हम क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। आप खुद देखो बेटा, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तो शब्दों का क्या बन गया? ये समूह बन गया। तो शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेज। और ये अगर शब्दों का समूह है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रेज। लेकिन ये होता क्या है? कंजंक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन फ्रेज। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन फ्रेज। तो ध्यान ये रखना बेटा, बाय होता है प्रेपोजिशन और बाय द टाइम होता है कंजंक्शन फ्रेज। ठीक है, अब आगे कहानी बेटा, आगे कहानी क्या है? इस बात को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका होगा। जो बाय होता है बेटा, और एक होता है बेटा बाय द टाइम। मैंने पढ़ाया था, याद करो, ये मैंने पढ़ाया था बेटा परफेक्ट टेंस में, याद करो। जो बाय प्रेपोजिशन होते हैं बेटा, इसका हम यूज करते हैं एक्शन की डेडलाइन के लिए। याद है? एक्शन की डेडलाइन के लिए हम बाय यूज करते हैं। क्या ये बात आपको याद आई? अब याद आई भाई? बाय हम यूज करते हैं एक्शन की डेडलाइन के लिए। कौन कौन सी प्रेपोजिशन थी बेटा जब मैंने वहां पर डिस्कस की थी एक्शन की डेडलाइन के लिए? एक बाय थी, एक टिल था जिसका हम यूज करते हैं टाइम के डेडलाइन के लिए, एक टू था, एक अप टू था, इसका हम यूज करते हैं स्पेस या प्लेस की डेडलाइन के लिए। याद है क्या? कुल मिला के इनका यूज हम किसके लिए करते हैं? डेडलाइन के लिए। तो अगर बाय का यूज हम डेडलाइन के लिए करते हैं तो बाय द टाइम का यूज भी हम किसके लिए करेंगे? डेडलाइन के लिए। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही डिफरेंस है कि वो प्रेपोजिशन और ये कंजंक्शन है, वो प्रेपोजिशन और ये कंजंक्शन है। सिर्फ इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही डिफरेंस है। बात समझ में आई? अगर बाय का यूज बेटा डेडलाइन के लिए करेंगे तो बाय द टाइम का यूज भी हम किसके लिए करेंगे बेटा? इसका यूज भी हम बेटा डेडलाइन के लिए ही करेंगे। अब जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए ना बेटा, बाय द टाइम के 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे एग्जामिनर ने, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं 2025 में, है ना? तो बाय द टाइम ध्यान में रखना बेटा, ये कंजंक्शन फ्रेज होती है, इसका हम यूज करते हैं एक्शन की डेडलाइन के लिए। अब मैं दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिखता हूं, एक बार उनके आंसर बताना है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं बेटा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, डिफरेंस एक बार फिर, डिफरेंस सिर्फ इतना बेटा कि बाय होता है ये प्रेपोजिशन होता है और बाय द टाइम होता है कंजंक्शन फ्रेज। हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये शब्दों का समूह हो गया, इसलिए हम इसको फ्रेज बोल देते हैं। लेकिन होता क्या ये? कंजंक्शन। और बाय क्या होता है? प्रेपोजिशन। सिमिलरिटी होती है बेटा, दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? डेडलाइन के लिए। जो डिफरेंस है वो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का है कि ये प्रेपोजिशन होता है, ये कंजंक्शन होता है। और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं? डेडलाइन के लिए। इतना समझ में आया? अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं छोटा। बाय द टाइम they reach there the match ended। एक बात बताओ भाई, सेम ही बात है बेटा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या? अगर बाय द टाइम बेटा होता है कंजंक्शन, और फ्रेज इसलिए बोल देते हैं बेटा क्योंकि शब्दों का समूह है।
ठीक है, दे यहां पर क्या हो गया बेटा, बोलो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। रीच देयर क्या हो गया बेटा, बोलो। द मैच क्या हो गया बेटा, बोलो। सब्जेक्ट और एंडिड क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। द मैच एंडिड, क्या बेटा मैं इसको मेन क्लोज बोल सकता हूं, बोलो। ये मेन क्लोज है। फैन बॉयज को छोड़ के फोर एंड नोर बट और येट सो, इनको छोड़ के जो भी कंजंक्शन बचता है वो कोऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट होता है, सबऑर्डिनेट होता है। फैन बॉयज को छोड़ के जो भी कंजंक्शन बच गया, जो भी मतलब जो भी बच गया, वो हमेशा क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। अगर सबऑर्डिनेट होगा तो बाय द टाइम भी कैसा कंजंक्शन हो गया, क्या फैन बॉयज में बाय द टाइम आता है, नहीं आता, नहीं। अगर नहीं आता तो कौन सा बच गया, उसको छोड़ के मतलब जो भी बचेगा सबऑर्डिनेट बचेगा। तो अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बच गया बेटा, तो ये क्लोज कौन सी होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। पहले इतना बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसको रेफर करने लग रही है बेटा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज रेफर करने लग रही है डेडलाइन को। किसको रेफर करने लग रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज रेफर करने लग रही है डेडलाइन को। और ये किसकी डेडलाइन को रेफर करने लग रही है बेटा, ये इस एक्शन की डेडलाइन को रेफर करने लग रही है। किसको रेफर करने लग रही है, इस एक्शन की डेडलाइन को रेफर करने लग रही है। ये एक्शन, ये इस एक्शन की डेडलाइन को रेफर करने लग रही है। देखो इस बात को प्रैक्टिकली समझो, इस बात को ऐसे समझो बेटा, इस बात को ऐसे समझो। जैसे मान लो बाय द टाइम द रीच देयर, अगर ये जो टाइम है, ये टाइम किसको शो कर रहा है, डेडलाइन को, कि जब वो वहां पर पहुंचे। मान लो कि बेटा इस पॉइंट पर पहुंचे, अगर ये इस पॉइंट पर पहुंचेगे उस टाइम वो एक्शन क्या हो गया था, डेड हो गया था। डेड हो गया नहीं हो गया था, आप बताओ, बोलो। अब जो ये एक्शन हुआ होगा, जो ये एक्शन हुआ होगा, ये एक्शन इसके बाद होगा इससे पहले होगा, बात तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्शन यहां पर क्या हो गया, डेड हो गया। जो भी एक्शन हुआ होगा ये पहले हुआ होगा या बाद में हुआ होगा, आप बोलो सर ये हुआ होगा पहले। और जो एक्शन पास्ट से पहले होते हैं वो एक्शन क्या होते हैं बेटा, वो क्या एक्शन क्या होते हैं, पास्ट ऑफ, पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं, वो एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं। अगर वो एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं तो वहां हमें वहां पर कौन सा टेंस लिखना चाहिए बेटा, पास्ट। वो डेडलाइन है, और वो डेडलाइन कहां की बेटा, पास्ट की है। देखो रीच लिखा हुआ, डेडलाइन कहां की है, पास्ट की है, रीच नहीं लिखा हुआ है। अगर डेडलाइन पास्ट की है, अगर एक्शन डेड हो गया पास्ट में, जो ये एक्शन होगा तो ये एक्शन पास्ट से पहले होगा बाद में, पहले होगा नहीं, क्योंकि बाद में तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्शन कहां डेड हो गया, एक्शन कहां खत्म हो गया, पास्ट में ही हो गया, नहीं, क्योंकि उससे आगे तो नहीं जाएगा। जो भी एक्शन होगा उससे पहले होगा, और जो एक्शन पास्ट से पहले होते हैं उसको हम किस टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, बंद तो नहीं हो जाए, कोई मतलब नहीं है इसका, बस वो टाइम को रेफर कर रहा है, टाइम समझ रहे हो, बाय द टाइम दे रीच देयर, जब तक वो उस समय पर पहुंचेंगे तो वो एक्शन उससे पहले हो चुका होगा। मतलब जब मान लो कि जब समय उस टाइम पर वो पहुंचेंगे, ये समय को रेफर करता है, जब वो उस जगह पर या उस टाइम पर पहुंचेंगे तो तब तक वो मैच खत्म हो चुका होगा। बात समझ में आएगी नहीं, इसका मतलब ये होता है। मतलब जैसे कई बार टीचर पढ़ाते हैं कि आगे डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्कस नहीं करना चाहिए, आगे डिस्कस करेंगे, मुझे लग रहा है आगे डिस्कस ही करना चाहिए, अभी ठीक नहीं रहेगा। जैसे कर ही देता हूँ, जैसे अगर आपने कभी सुना हो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, बंद हो गया, काइंडली नॉक द डोर बिफोर एंटरिंग है, ठीक है। इस पे ये लगा दो नीचे, ये यहाँ पर कॉमा लगा दो, ये छोटा है ऐसे ना, कॉमा कॉमा ऐसे। चलिए बात समझ में आई भाई। जैसे इट इज़ टाइम होता है, इट इज़ हाई टाइम होता है, इट इज़ अबाउट टाइम होता है। करेंगे इस पे क्वेश्चन आते पेपर में, आगे करेंगे जब मैं आपको मूड पढ़ाऊंगा। क्या
हाँ क्यों इनका आप कई बार पूछते कि सर इनके कोई मतलब होते हैं, इनके मतलब होते नहीं है। टीचर पढ़ाते कि इनका मतलब होता है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनका मतलब होता है प्रॉपर समय, उचित समय, ये सब पढ़ाते हैं। इनका उचित समय प्रॉपर समय नहीं होता, मतलब इनका अपना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये टाइम को रेफर करते हैं। किसको रेफर करते हैं? वही सेम कहानी, ये टाइम को रेफर करने भाई, ये किसको रेफर कर रहा है? टाइम को। बस कि जिस समय वहां पर पहुंचेंगे उस टाइम तक वो मैच खत्म हो चुका होगा। बात समझ में आएगी नहीं? ये मेरी बात समझ में आई भाई? एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछता हूँ, क्वेश्चन छोटा सा। एक मैंने लिखा बेटा बी, बाय द टाइम it stops the rain, they will go there. बताओ। अब मैं इस बात को लिखूंगा ना बेटा कि ये अपना कंजंक्शन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। लेकिन इतना जरूर लिखूंगा बेटा आपके लिए मैं, यहां पर जो बाय द टाइम लिखा हुआ ना, बाय द टाइम द स्टॉप्स रेन, ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज है। कैसी क्लोज है? ये तो पता चल गया सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों है। और दे विल गो देयर बेटा, ये अपनी मेन क्लोज है। कैसी क्लोज है? मेन क्लोज है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, बाय द टाइम के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा नहीं, ये टाइम कहां का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? एक छोटी सी बात बता दो। प्रेजेंट का। देख वही गड़बड़ी करेंगे, वही तो गड़बड़ी करेंगे। और अभी हमें डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया जमा, अभी क्या डिस्कस किया था बेटा? अगर इफ क्लोज में आप प्रेजेंट टेंस लिख रही हो तो ये टाइम कहां का है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में, ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो है, बोलो है कि नहीं? आप खुद बताओ बेटा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज तो है। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस लिखते तो टाइम कहां का होता है? फ्यूचर का होता है। अब मैं अब आपसे यही बात सेम रिप्लाई कर रहा हूं बेटा, ये कैसी क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस लिखा है? बोलो। सबऑर्डिनेट क्लोज में टेंस कौन सा लिखा है? प्रेजेंट। अगर टेंस प्रेजेंट लिखा है लेकिन टाइम कौन सा कंसीडर किया जाएगा? अगर टेंस प्रेजेंट लिखा तो टाइम हम कौन सा कंसीडर करेंगे? फ्यूचर। बहुत बढ़िया, अभी हम पढ़ के हटे हैं। अगर हम सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस लिखते हैं, कौन सा टेंस लिखते हैं बेटा? लेकिन टाइम कौन सा कंसीडर किया जाता है? फ्यूचर। तो इसका क्या समझ में आया बेटा? ये जो डेडलाइन है नहीं, डेडलाइन, ये डेडलाइन कहां की है बेटा? ये डेडलाइन कहां की है? प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है? और ये डेडलाइन कहां की थी बेटा? ये पास्ट की थी। ये टाइमलाइन है बेटा, ठीक है? अरे टाइमलाइन किसकी बेटा? फ्यूचर की है। और कोई एक्शन फ्यूचर में जाके क्या हो गया बेटा? डेड हो गया, खत्म हो गया, ये फ्यूचर में डेड हो गया। और जो भी एक्शन होगा, और इस डेडलाइन का एक्शन कौन सा बेटा? ये लिखा मेन क्लोज में, ये जो भी एक्शन होगा, ये एक्शन इस फ्यूचर के बाद होगा, ये फ्यूचर से पहले होगा। और जो एक्शन फ्यूचर से पहले होते हैं उसको हमें किस टेंस में लिखना पड़ता है? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो एक्शन पास्ट से पहले होते हैं उसको हम किस में लिखना पड़ता है? पास्ट परफेक्ट में। टाइमलाइन याद है? अगर हम फ्यूचर से कहां गए? बैक। तो हम कहां गए? फ्यूचर से बैक गए, तो हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम जाते हैं पास्ट से बैक तो हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट। याद है क्या? अगर हम बैक इनटू फ्यूचर जाते हैं तो उस केस में बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, उस केस में फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। विल हैव गॉन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, मेरी बात समझ में आई सबको? मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया डिटेल में। स्पेशल कैसे बेटा है? कंसेप्ट अलग से पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो ऐसे। वो एक बात बताओ, जो सबऑर्डिनेट क्लोज में तुम प्रेजेंट टेंस लिख रहे हो नहीं, ये कहानी सेम नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर आप प्रेजेंट टेंस लिखोगे तो टाइम क्या कंसीडर करोगे? फ्यूचर। सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर तुम प्रेजेंट टेंस लिखोगे तो टाइम कौन सा कंसीडर करोगे? फ्यूचर। सबऑर्डिनेट क्लोज में तुम प्रेजेंट टेंस लिखोगे तो कौन सा टाइम कंसीडर करोगे? फ्यूचर। तो वही तो मैंने बताया, वो डेडलाइन कहां की हो गई? फ्यूचर की। और जो अगर डेड हो गया फ्यूचर में तो उसका जो एक्शन होगा वो एक्शन फ्यूचर को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो एक्शन उस फ्यूचर से पहले होगा। और जो एक्शन फ्यूचर से पहले होते हैं उसको किस टेंस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। और उसी प्रकार से वो डेडलाइन पास्ट की थी, एक्शन डेड हो गया पास्ट में, और वो एक्शन मेन क्लोज में लिखा होगा। अगर वो एक्शन मेन क्लोज में है तो एक्शन पास्ट को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो भी एक्शन होगा पास्ट से
पहले होगा, जो पास्ट से पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में। अगर बात समझ में आई तो 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ। बाय द टाइम आवर फ्रेंड्स रीच द स्टेडियम द मैच एंडेड। एक बात बताओ बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे लग रहा है कहानी समझ में आ गई हमें। क्या कहानी समझ में आई बेटा? अगर यहां पर बाय द टाइम लिखा हुआ है और बाय द टाइम हमारी कैसी क्लोज है बेटा, बोलो? सबऑर्डिनेट क्लोज है। कैसी क्लोज है? ठीक है भाई। बाय कंप्लीट ऑफ, हाँ वही तो कंप्लीट तो कर रहा है ये डेड में। ये कंप्लीट, एक बात बताओ एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो। इतना पता चल गया सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, और ये भी हमें पता चल गया कि ये क्या है, मेन क्लोज है। एक बार फिर मैं इस बात को यहीं से डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो एक बात बताओ मुझे, बाय द टाइम हम किसके लिए यूज करते हैं? डेडलाइन के लिए। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज किसको शो करेगी बेटा? किसको शो करेगी? डेडलाइन को शो करेगी। अगर मैं आपसे पूछूं डेडलाइन कहां की है बेटा? पास्ट की है। और ये इसका एक्शन है बेटा, जो मेन क्लोज में लिखा हुआ है। अब मान लो बेटा ये टाइमलाइन है। अब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में जाके एक्शन क्या हो गया बेटा? डेड हो गया। लिखा नहीं, पास्ट में डेड हो गया। और ये रहा वो एक्शन। वो जो भी एक्शन होगा बेटा, क्या उस डेडलाइन को क्रॉस कर पाएगा? वो एक्शन कहां होगा बेटा? इससे। और जो एक्शन पास्ट से पहले होगा उसको हम किस में लिखेंगे बेटा? पास्ट। ये समझाने का तरीका भाई, रूल नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं इसका रूल भी लिखवा दूंगा। क्या लिखवा दूंगा? रूल। ये जो मैंने बात बताई नहीं, ये समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। इससे समझदारी पैदा होगी भाई। नहीं तो मैं डायरेक्ट रूल भी तो लिखा सकता था भाई, इसका करके ऐसे ये रूल याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। अगर उसमें फंसता है, लेकिन फिर भी तो पता भी तो होना चाहिए सामने वालों को ऐसा हुआ क्यों, ये वजह क्या है, ये वजह भी तो पता होनी चाहिए नहीं। अगला पॉइंट देखो, बाय द टाइम ही वोक्स अप द सन विल राइज। अगर बाय द टाइम सबको पता है बेटा ये हमारी कैसी क्लोज है? जो अभी तक पढ़ रहे स्टूडेंट सबको पता है भाई, तब तक ये पढ़ते आ रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज है। और ये बेटा हमारी कैसी क्लोज है? मेन क्लोज है। क्या सेंटेंस पढ़ने का फायदा हुआ? हुआ नहीं फायदा? 100% फायदा होता है भाई। सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ानी चाहिए, वही चीजें पढ़ानी चाहिए हर टीचर्स को। अगर बाय द टाइम के साथ बेटा प्रेजेंट टेंस लिखा है तो ये डेडलाइन किसकी मानोगे बेटा? अगर सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट टेंस लिखते हैं बेटा तो टाइम कहां का होता है? फ्यूचर का। तो डेडलाइन का हम कहां की मानेंगे? और इस डेडलाइन का एक्शन बेटा ये लिखा हुआ मेन क्लोज में। अब मान लो कि बेटा कोई काम फ्यूचर में जाके डेड हो गया, और जो भी एक्शन हुआ होगा वो उससे पहले होगा बाद में, और जो एक्शन फ्यूचर से पहले होता है उसको हम किस टेंस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। किस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में। हम यहां पर क्या लिखेंगे भाई? विल हैव। राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रीजन। राइज रोज रीजन। राइज रोज रीजन। वर्ब के अंदर पढ़ेंगे हम, एक राइज वर्ब होती है, एक रेज वर्ब होती है। राइज रोज रीजन होता है, रेज रेज्ड रेज्ड। एक ट्रांसटिव होते हैं, एक इंट्रांसटिव होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं वर्ब में, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे राइज पे आते हैं, राइज रोज रीजन होता है, रेज 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 होता है, और फोल फैल फोलन होता है, फैल फैल्ड फैल्ड होता है, और उसी प्रकार से बहुत सारी वर्ब होती है बेटा। अगर मैं ड्राउन की बात करूँ, ड्राउन ड्राउन ड्राउंड, सिंक सैंक संक। सिंक कब यूज़ करते हैं? ड्राउन का वर्ब यूज़ करते हैं, पेपर में आते हैं कि जब हम नो लिविंग की बात करते हैं हमेशा हम सिंक वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर हम लिविंग की बात करते हैं उस केस में ड्राउन वर्ब का यूज़ करते हैं। पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। लाई की बात करते हैं बेटा, लाई लाइड लाइड भी होता है बेटा, लाई ले लेन भी होता है बेटा, ले लेड लेड भी होता है। हम वर्ब के अंदर ये सारी बातें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्ब चैप्टर को अच्छे तरीके से, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ तक बताओ भाई, हम टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कोई समस्या हो? बात समझ में? बाय द टाइम वाली कहानी
अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, एक सॉरी 11 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बेटा 10। एक बार क्वेश्चन का आंसर बताओ। वी डोंट नो इफ ही विल एवर रिटर्न होम। बता सकते हो? बोलो। वी डोंट नो इफ ही विल एवर रिटर्न होम। एक बात बताओ बेटा, एक छोटी ही बात बताना, छोटी ही। ये तो पता होगा बेटा कि ये अपनी मेन क्लोज है, और ये भी पता होगा बेटा कि ये अपनी, बोलो, सबऑर्डिनेट क्लोज है। वो मेन क्लोज है बेटा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब एक बात बताओ बेटा, मेन क्लोज किस में है? प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? बोलो बेटा। ये बात मैं ऑलरेडी नहीं पढ़ा चुका? अगर मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज को किसी भी टेंस में लिखो। पढ़ा नहीं पढ़ा था? अगर आपकी मेन क्लोज प्रेजेंट में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लोज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हो, बस वहां पर कंजंक्शन ऑफ टाइम ना लिखाओ। व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। अगर कंजंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे तो फिर टाइम डिसाइड द टेंस। अन्यथा अगर आपकी मेन क्लोज प्रेजेंट में होती है तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज को आप किसी भी टेंस में लिख सकते हो। अगर किसी भी टेंस में लिख सकते हो तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? जितना अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन अगर मैं आंसर की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं? आंसर की। तो यहां पर बेटा इफ मत यूज करो, इफ की जगह बेटा वेदर यूज करो। अब आपका दिमाग बिल्कुल चकरा गया कि सर हमें वेदर क्यों यूज, आपने वेदर यूज क्यों किया? हाँ या नहीं? हाँ या ना? अब आपके माइंड में आ गया सर अगर मेन क्लोज प्रेजेंट में हो तो सर सबऑर्डिनेट क्लोज को किसी भी टेंस में लिखो तो सेंटेंस सही है। तो टेंस में गड़बड़ी नहीं है। अब यहां पर हमें इफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा? वेदर। अब बात है कि सर वेदर क्यों लिखना पड़ेगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये भी भर गया क्या भाई? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। एक वर्ड होता है बेटा इफ, और एक होता है बेटा वेदर। ठीक है? और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए बेटा, इफ हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए। इफ हम यूज किसके लिए करते हैं बेटा? कंडीशन के लिए करते हैं। और वेदर हम यूज करते हैं बेटा, याद रखना, अनसर्टेनिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा? अनसर्टेनिटी के लिए। दो कंजंक्शन होता है बेटा, एक इफ होता है एक वेदर होता है। इफ हम यूज करते हैं बेटा किसके लिए? कंडीशन के लिए। और वेदर हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? अनसर्टेनिटी के लिए। एक क्वेश्चन देखना बेटा, छोटा छोटा क्वेश्चन देखना। They will help you dash you meet them। अब दो ही ऑप्शन बेटा, एक इफ है और एक वेदर है। दे विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेंगे, डैश यू मीट देम, अगर तुम उनसे मिलोगे। ये लिखी सिचुएशन अनसर्टेनिटी है, कंडीशन है? ये कंडीशन है। ये बेटा लिखी स्टेटमेंट एक कंडीशन है, ये कंडीशन है बेटा कि अगर तुम उनसे मिलोगे तभी आपकी वो क्या करेंगे, मतलब ये कंडीशन तो दे दी, शर्त तो दे दी। कंडीशन मतलब शर्त। शर्त ये है कि ये वो तुम्हारी हेल्प तब करेंगे जब तुम उससे मिलोगे। अगर ये कंडीशन है तो यहां पर हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे बेटा? कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये काम तभी होगा जब पहले ये होगा। बोलो कि अगर यू दैम से मिलेगा तभी दे उनकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, तभी दे हेल्प कर पाएगा यू की। बात क्लियर हुई? इसको बोलते हैं कंडीशन। अब यहां पर आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन। वी डोंट नो डैश, वी डोंट नो इफ ही विल एवर रिटर्न होम।
अगर कोई व्यक्ति बोलने लग रहा है कि वी डोंट नो, किसको नहीं पता, वी को नहीं पता, अगर वी को नहीं पता तो इसके बाद जो लिखी गई जो सिचुएशन होगी बेटा वो सर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी नहीं। अगर ये बात बोल रहा है कि वी डोंट नो, कि हमें नहीं पता, तो इसके बाद जो सिचुएशन लिखी होगी वो सर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी, अनसर्टेन होगी। तो ये किसको रेफर करेगा बेटा, अनसर्टेनिटी को रेफर करेगा। बोलो, अगर अनसर्टेनिटी को रेफर करेगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, अगर कोई व्यक्ति ये नहीं पता कि मुझे, भाई वी डोंट नो, हम नहीं जानते, क्या हमें नहीं पता, क्या नहीं पता कि ही विल एवर रिटर्न होम, कि वो घर पे आता है या नहीं आता है, अगर वो स्टार्टिंग में ही मना कर रहे हैं तो इसके बाद जो लिखी गई स्टेटमेंट है ये किसको रेफर करेगी, सर्टेन को या अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को रेफर करेगी, सर्टेनिटी को रेफर नहीं करेगी। बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को बेटा मैं ऐसे लिख दूं, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इस सेंटेंस को मैं बेटा ऐसे लिख दूं, वी नो डैश he will ever return home। अब बताओ, अगर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि वी नो, हम जानते हैं, अगर वो जानते हैं तो इसके बाद जो लिखी जो स्टेटमेंट होगी बेटा वो सर्टेन होगी या अनसर्टेन होगी, सर्टेन होगी। तो ये लिखी जो स्टेटमेंट है बेटा किसको रेफर करेगी, ये रेफर करेगी सर्टेनिटी को। किसको रेफर करेगी बेटा, सर्टेनिटी को रेफर करेगी। तो ये लिखी गई स्टेटमेंट है बेटा किसको रेफर करेगी, सर्टेनिटी को। अगर ये लिखी गई स्टेटमेंट बेटा सर्टेनिटी को रेफर करेगी तो उस केस में आपने हमेशा यूज करना है दैट। तो अब इस बात को ध्यान में रखना, किस बात को बेटा, कि जब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी की तो उस केस में क्या यूज करेंगे बेटा, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा सर्टेनिटी की, किसकी बात करते हैं बेटा, सर्टेनिटी की बात करते हैं, तो उस केस में आपने कौन सा कंजंक्शन यूज करना है बेटा, कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, दैट यूज करना है। तो सर्टेनिटी के लिए बेटा हमेशा कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, दैट का, और अनसर्टेनिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेदर का। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पर, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ बेटा। आई हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल रिटर्न होम, आई हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल रिटर्न होम। और अगर मैं स्टेटमेंट को बेटा ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखूं, आई हैव सम डाउट, I have some doubt if he will return home। तो एक बात बताओ बेटा, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि I have little doubt, I have little doubt, I have little doubt का मतलब क्या हो गया बेटा, I have no doubt। अगर उसको डाउट नहीं है तो इसके बाद में जो लिखी गई स्टेटमेंट है बेटा वो सर्टेन है या अनसर्टेन है, तो इस बाद में लिखी गई जो स्टेटमेंट है बेटा वो सर्टेन है। अगर सर्टेन है तो ये किसको रेफर करेगी बेटा, सर्टेनिटी को। अगर सर्टेनिटी को रेफर करेगी तो यहां पर क्या आएगा बेटा, क्या लिखेंगे, दैट। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, दैट। अब आते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे, अगर कोई व्यक्ति ये बोला कि आई हैव सम डाउट, अगर किसी व्यक्ति को डाउट है, अगर किसी व्यक्ति को बेटा डाउट है तो इसके बाद में जो लिखी गई स्टेटमेंट है बेटा वो किसको रेफर करेगी, सर्टेनिटी को या अनसर्टेनिटी को, ये रेफर करेगी बेटा अनसर्टेनिटी को। अगर ये अनसर्टेनिटी को रेफर करेगी बेटा तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, तो कई बार अपना ध्यान सिर्फ टेंस पे रहता है, किस पे रहता है, टेंस पे। तो इस पे भी कई बार बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कब दैट यूज होगा, कब वेदर यूज होगा। इन केस वाला पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वो भी डिस्कस करूंगा, पेपर में क्वेश्चन आता है उस पर भी।
है ना। तो हमारा कई बार जो ध्यान होता है ना बेटा, वो सिर्फ किस पर होता है, हमारा जो फोकस होता है वो टेंस पे रहता है। बस मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को किसी भी टेंस में लिखो तो नो एरर लगा के भाग आते हैं। हाँ, फिर पता लगता है यार ये तो मेरे से गलती होगी, तो यहाँ पर इफ नहीं वेदर आएगा, फिर हम गूगल सर्च मारेंगे वेदर क्यों आएगा, वेदर क्यों आएगा, और अलग अलग टीचर आंसर देंगे, ये वेदर इसलिए आएगा, वो वेदर इसलिए आएगा, ये इफ इसलिए आएगा, यही कहानी बनती है। और तभी अपना सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को आधा अधूरा पढ़ोगे तो सिलेक्शन काहेगा होगा भाई, एक बार सोच के बताओ। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई चीज़ आधी अधूरी आती है सिलेक्शन हो जाएगा? नेवर। अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़ दी नहीं, अब देखो मैं टेंस पढ़ते हो कितने दिन हो गया बताना, टेंस ही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टेंस ही पढ़ रहे हैं 3 दिन से। अगर आपने कोई भी चीज़ आधी अधूरी छोड़ दी नहीं तो समझ आने के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा किसी भी चीज़ को कंप्लीट पढ़ने से। बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपने कुछ भी चीज़ छोड़ दिया, कल आपके पेपर में आ गई, फिर क्या करोगे? तो जो भी चीज पढ़नी है एक बार पढ़नी है, लेकिन पढ़ना है पूरा, आधा नहीं छोड़ना है। और आधा दूरा जो छोड़ते हैं नहीं, उनके सिलेक्शन नहीं होते, वो जिंदगी भर तक इधर उधर घूमते ही रहते हैं। उनको ये भी लगता है कि मुझे सब आता है, पेपर देने के लिए जाओ तो फिर पता लगता है कुछ आता ही नहीं है। मतलब ये चीज़ें हमेशा होती है, होती ही नहीं होती है। और ये समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक तुम एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर नहीं करोगे भाई। ठीक है, अगली बात समझ में आ गई बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। वी ऑफन डाउट दैट वी विल रिटर्न होम। अगर ये स्टेटमेंट बेटा, ये मान ले बेटा ये स्टेटमेंट है, मैं इसकी बी स्टेटमेंट यहां पर लिखूं, शायद लोगों की वजह से ना दिखाई दे भाई। अगर मैं स्टेटमेंट यहां लिख दूं क्या? यहां तो दिखाई दे ही जाएगा। बी, बी सेंटेंस है बेटा। वी सेल्डम, ये सेल्डम है, मैं पहले बोल रहा हूं क्या ये सेल्डम। वी सेल्डम डाउट दैट, we seldom doubt that he will return home. He will return home. आप बताओ बेटा, अगर कोई बोलने लग रहा है बेटा we seldom doubt, seldom का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नोट। याद रखना, मैं लिख देता हूं, गड़बड़ी ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी होती है। seldom का मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट नोट। क्या होता है बेटा? सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, मतलब कुल मिला के बेटा ये नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, और ऑफन का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है बेटा ऑलमोस्ट एवर या ऑलमोस्ट ऑलवेज। ऑलमोस्ट ऑलवेज या ऑलमोस्ट ऑलवेज भी बोल सकते हो बेटा, ऑलमोस्ट एवर भी बोल सकते हो, बात एक ही है। कुल मिला के बेटा एक ही, जो ऑफन होता है पॉजिटिव वर्ड होता है और सेल्डम नेगेटिव वर्ड होता है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है बेटा वी सेल्डम डाउट, अगर उसको डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद जो लिखेगी स्टेटमेंट होगी बेटा वो सर्टेन होगी अनसर्टेन होगी? सर्टेन होगी। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि वी सेल्डम डाउट, अगर उसको डाउट नहीं है तो ये क्या होगी, सर्टेन या अनसर्टेन? सर्टेन होगी नहीं। अगर सर्टेन होगी तो दैट आएगा नहीं आएगा? वेदर हम कब यूज करते हैं, सर्टेनिटी के लिए अनसर्टेनिटी के लिए? वेदर हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए। अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि वी सेल्डम डाउट, वी सेल्डम डाउट का मतलब क्या? वी ऑलमोस्ट नो डाउट। अगर उसको डाउट नहीं है तो उसके बाद जो लिखेगी स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, सर्टेन होगी। और सर्टेन के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं बेटा, कौन सा यूज करते हैं? दैट। सेंटेंस सही है। अब ये बताओ यहां पर वी ऑफन डाउट, वी ऑफन डाउट, अब यहां पर इस पर्सन को डाउट है या नहीं है? डाउट है, तो इसके बाद जो लिखेगी स्टेटमेंट होगी किसको रेफर करेगी, सर्टेनिटी को या अनसर्टेनिटी को? ये अनसर्टेनिटी को रेफर करेगी। अगर ये अनसर्टेनिटी को रेफर करेगी तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम वेदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? यहां पर हम यूज करेंगे वेदर का। ये थोड़ा लिख देता हूं, खिचड़ी हो जाएगी। मैं यहां पर वेदर लिख देता हूं भाई, भाई खिचड़ी तो हो ही गई है ना। बाकी कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो याद रखना बेटा, जब हम सेंटेंस में देखो ये तो सबको पता है कि अगर आपकी मेन क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज को किसी भी टेंस में लिख सकते हो, लेकिन आपको ये भी देख लेना कि वहां पर वेदर आएगा, दैट आएगा, इफ आएगा। जब हम सेंटेंस में कभी भी अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो लिखना बेटा वेदर, अगर हम सर्टेनिटी की बात करेंगे तो लिखना दैट।
अगर हम कंडीशन की बात करें तो लिखना इफ, लेकिन इफ वाला तो क्वेश्चन वैसे ही था, लेकिन मैंने यहाँ पर बताना था बेटा सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, कि कब वेदर आएगा और कब दैट आएगा। दूसरा पॉइंट ये भी है बेटा कि कंडीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इफ का, अनसर्टेनिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेदर का। ये तो होता है बेटा दोनों में डिफरेंस, ये क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। लेकिन बेटा दोनों में सिमिलरिटी भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम इफ और वेदर का यूज एक साथ भी करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। और हमें ये भी सीख लिया बेटा कि इफ और वेदर का हम यूज अलग अलग भी करते हैं, करते नहीं करते हैं। इफ और वेदर के में सिमिलरिटी भी होती है और इफ और वेदर में डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफरेंसेस हमें पढ़ लिया कि हम जब सेंटेंस में अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो हम वेदर का यूज करेंगे, अगर सर्टेनिटी की बात करेंगे तो दैट का यूज करेंगे। ये हो गया दोनों के बीच में डिफरेंस। क्या हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम किसकी बात करेंगे, सिमिलरिटी की। अब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं भाई, अब सिमिलरिटी की बात करते हैं। दोनों में सिमिलरिटी देखना भाई। कि मान लो कि भाई इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मारेगा बेटा लास्ट में। मान लो कि राम ने श्याम को कहा, ठीक है, और मान लो बेटा राम और श्याम दोनों भाई हैं। कई बार छोटा भाई बड़े भाई की परमिशन लेके जाता है, नहीं जाता है कि भाई कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्त के साथ जा सकता हूँ। परमिशन लेते नहीं कई बार भाई वगैरह, एक मतलब छोटा भाई बड़े भाई से। ये सिचुएशन मान के चलना। अब कुल मिला के बात ये है कि बेटा जो लिखा गया सेंटेंस, जो लिखा गया जो स्टेटमेंट है नहीं, ये तुम्हारा डायरेक्ट रिपोर्ट का सेंटेंस है। और डायरेक्ट को आपने किस में चेंज करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। बहुत बढ़िया। अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, राम सेड टू को, उसके बाद आई कैसा प्रश्न है बेटा, किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, कैन को माई कैसा प्रश्न होता है, भाई ये नरेशन नहीं समझा रहा मैं, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। जब आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो ना बेटा, किस में चेंज करते हो, डायरेक्ट से, तभी हम इफ और वेदर का यूज एक साथ कर सकते हैं। मतलब इफ यूज करो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक यही सिचुएशन होती है जिसमें हम इफ और वेदर का यूज दोनों का यूज कर सकते हैं, चाहे इफ का यूज करो चाहे, लेकिन इफ और वेदर के बीच में भी डिफरेंस होता है। कभी बताना कभी दोस्तों को, भाई इफ और वेदर के बीच में डिफरेंस बता, समझ में नहीं आएगा। कभी पढ़ा इफ और वेदर का डिफरेंस ऑनलाइन ऑफलाइन। बस हमें सिमिलरिटी पता कि अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे नहीं तो हम इफ और वेदर का यूज करेंगे। वो तो डिफरेंस हो तो सिमिलरिटी है, लेकिन इनके बीच में तो डिफरेंस भी होता है। डिफरेंस ये होता है कि वेदर हम यूज करते हैं अनसर्टेनिटी के लिए और इफ हम यूज करते हैं कंडीशंस के लिए, और सर्टेनिटी के लिए दैट का यूज करते हैं। क्या मेरी बात भाई सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया भाई। ये हो गए क्वेश्चन सारे, ये भी हो गए। इससे आगे तो नहीं है भैया, 3 क्वेश्चन बाकी है बस। अब यहाँ पर आते हैं, अपने 3 क्वेश्चन बाकी हैं और इन 3 क्वेश्चन के आंसर बताने काफ़ी आज अपना कोशिश करेंगे टेंस अपने ख़त्म हो जाए। ये पहले पे लगाना ये बड़ी बात। चलिए, और इनकी एक प्ले लिस्ट और बना देना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, 13 क्वेश्चन को। People buy insurance policy if something unfortunate happens.
खाली हो गई। हाँ ले आओ एक बार थोड़ा पानी। अब 13 क्वेश्चन का आंसर बताओ। पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज इफ समवन अनफॉर्चुनेट हैपेंस। कुछ समझ में आया क्वेश्चन को पढ़ के? नहीं आया? अगर आंसर पूछना चाहते हो बेटा मैं आंसर बता सकता हूं। पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस। आंसर ये बेटा, यहां पर इफ नहीं आएगा, यहां पर इफ की जगह यहां पर यूज करो इन केस। यहां पर इफ की जगह क्या आएगा? इन केस। अब देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। क्या ध्यान से सुनना है? ये बात ध्यान से सुननी है बेटा कि एक होता है बेटा इफ और एक होता है बेटा इन केस। एक होता है इफ, एक होता है इन केस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो इफ कंजंक्शन होता है ना बेटा, इसका हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कंडीशन के लिए। और इन केस का यूज भी हम किसके लिए करते हैं बेटा? इफ का यूज भी हम बेटा कंडीशंस के लिए करते हैं और इन केस का यूज भी हम किसके लिए करते हैं? कंडीशंस के लिए करते हैं। याद रखना है, इफ का यूज भी हम कंडीशंस के लिए करते हैं और इन केस का यूज भी हम कंडीशंस के लिए करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये तो है सिमिलरिटी बेटा कि इन केस और इफ दोनों का यूज हम किसके लिए करते हैं? कंडीशंस के लिए। ये है बेटा दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी? क्या है सिमिलरिटी? कि दोनों का यूज हम बेटा कंडीशंस के लिए करते हैं। अब आते हैं बेटा इनके बीच में डिफरेंस। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस बताएगा? जो इफ होते बेटा, इसका हम यूज करते हैं तब जो एक्शन जो एक्शन मेन वर्ब से पहले होते हैं। जो एक्शन मेन वर्ब से पहले होते हैं, जो एक्शन मेन वर्ब से पहले होते हैं, उनके साथ आपने हमेशा किसका यूज करना है? इफ का। जो एक्शन किससे पहले होते हैं? मेन वर्ब से पहले। अब इस सेंटेंस को पढ़ो। ये तो सबको पता होगा बेटा, ये अपनी कैसी वर्ब है? वर्ब, सॉरी मेन वर्ब बोलो। ये कैसा क्लोज है बेटा? मेन क्लोज। और ये कैसा क्लोज है बेटा? कैसा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज। अब मुझे बता बेटा, ये जो एक्शन हुआ, ये एक्शन, क्या ये एक्शन मेन वर्ब से पहले हुआ है? क्या ये एक्शन मेन वर्ब से पहले हो सकता है? क्या ये एक्शन मेन वर्ब से पहले हो सकता है? ये मेन वर्ब रही, क्या ये एक्शन इससे पहले होगा? बहुत बढ़िया। जो एक्शन मेन वर्ब से पहले होते हैं उनके साथ आपने हमेशा किसका यूज करना है? इफ का। देखो पहले कौन सा काम होगा? ये काम होगा, यू विल मीट देम। और उसके बाद कौन सा काम होगा बेटा? तो जो एक्शन मेन वर्ब से पहले होते हैं उनके साथ हम क्या लिखते हैं बेटा? इफ। लेकिन जो एक्शन बेटा आफ्टर द मेन वर्ब, जो एक्शन बेटा मेन वर्ब के बाद होते हैं, जो एक्शन मेन वर्ब के, उनको आप उनके साथ आपने क्या यूज करना है? बात समझ में आई? पहले मेन वर्ब वाला होगा, फिर मेन वर्ब मतलब पहले मेन क्लोज वाला होगा, फिर सबऑर्डिनेट क्लोज वाला होगा। तो उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? इन। पहले होगा बेटा मेन वर्ब का मतलब बेटा मेन क्लोज। जो यहां पर इन केस के साथ पहला एक्शन कौन सा होगा? मेन क्लोज वाला। बाद में कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज वाला। उसके साथ यूज करना बेटा इन केस। इफ का यूज हम कब करेंगे बेटा? पहले एक्शन कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लोज वाला। बाद में कौन सा होगा? मेन क्लोज वाला। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इफ। उल्टा करना है। अगर बात समझ में आ गई? पीछे थे बेटा, आगे क्वेश्चन थे वो, ये रे। ये मान ले बेटा ये अपना ए क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? ए। मैं इसका बी क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, यहां लिख दूं?
बोलो, या लिख दूं क्वेश्चन, ब्लैक के साथ लिख देता हूं। पीपल क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज, people claim insurance policies in case something unfortunate, वही है बेटा, something unfortunate happens। ये थोड़ा कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, ये हैपन्स है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर जो पीपल क्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज लिखा बेटा, क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं? बोलो। और इसके बाद जो बेटा इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स, क्या हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि सर ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज है। बोलो। अब मुझे बताओ बेटा, इनमें से पहला एक्शन कौन सा होगा, मेन क्लोज वाला सबऑर्डिनेट क्लोज वाला? पहले लोग क्लेम करेंगे, पहले लोग के साथ घटना घटेगी, पहले घटना घटेगी फिर तभी तो क्लेम कर सकते हैं नहीं। अगर पहले घटना घटेगी और बाद में क्लेम होगा तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, सबऑर्डिनेट क्लोज वाला है मेन क्लोज वाला? अगर सबऑर्डिनेट क्लोज वाला पहले काम हुआ, पहले एक्शन हुआ, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, क्या यूज करेंगे? बात समझ में आई? क्या यूज करेंगे? इफ यूज करेंगे। अब इस पर आओ बेटा, पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्या हम इसको मेन क्लोज बोल सकते हैं? और इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स, क्या हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल सकते हैं भाई? ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी बेटा, ये अपनी सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अब इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ कि पहले एक्शन मेन क्लोज वाला होगा सबऑर्डिनेट क्लोज वाला होगा? पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसी समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपेंस, पहले लोग पॉलिसीज खरीदते हैं, पहले उनके साथ घटना घटती है, पहले पॉलिसीज खरीदेंगे उसके बाद जो भी होगा है ना उस चीज के लिए वो भी अनफॉर्चुनेट का मतलब सबको पता होगा, ऐसी घटनाएं जो घटित हो जाती है ना। तो अब यहां पर क्या आएगा, इन केस या इफ? इन केस। अब बात समझ में, इन केस और इफ के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है? सिमिलरिटी दोनों में क्या होती है कि दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, कंडीशंस के लिए। दोनों किसके लिए यूज करते हैं, कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर पहले काम होगा मेन क्लोज का, बाद में काम होगा सबऑर्डिनेट क्लोज का, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, इन केस। क्या यूज करेंगे, अगर पहले काम होगा सबऑर्डिनेट क्लोज का और बाद में काम होगा मेन क्लोज का, तो इफ यूज करेंगे। बहुत बढ़िया, अगली बात समझ में आ गई बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, यू शुड टेक सम रेस्ट इफ या इन केस यू फेल इल। इफ आएगा, इन केस आएगा, दोनों आएंगे, दोनों भी आंसर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। इफ आएगा, इन केस नहीं आ सकता। सोच के बताओ बेटा, यहां पर जो यू शुड टेक सम रेस्ट लिखा हो बेटा, ये आपकी मेन क्लोज है, ये आपकी मेन क्लोज है। और उसके बाद जो लिखा बेटा इफ या इन केस यू फेल इल, ये आपकी बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इन दोनों एक्शन में से पहले एक्शन कौन सा होगा, मेन क्लोज वाला या सबऑर्डिनेट क्लोज वाला? अगर मैं इन दोनों एक्शंस की बात करूं, इन दोनों एक्शन में से कौन सा एक्शन पहले होगा, मेन क्लोज वाला या सबऑर्डिनेट क्लोज वाला? सबऑर्डिनेट क्लोज वाला। मेन क्लोज वाला पहले नहीं हो सकता बेटा, सोच के देखो एक बार थोड़ा सोचना तो दूर, फिर थोड़ा दूर की सोच लेते हैं। अगर सोचना होगा तो हम थोड़ा दूर की भी एक बार सोच के देख ले। अगर कोई व्यक्ति बोले बेटा यू शुड टेक सम रेस्ट इन केस यू फेल इल, ऐसे भी हो सकता है भाई, भाई तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए वरना तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। अभी बीमार नहीं हुआ वो, लेकिन ऐसे हालात लग रहे हैं। जैसे मैं हूं, मेरे कम से कम 10-10, 12-12 घंटे क्लास होती है, मैं वहाँ हिसार भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ और आपको भी यहाँ पर 2-2.5 घंटे पढ़ाता हूँ, है ना। अब कोई मुझे बोल दे कि सर यू शुड टेक सम रेस्ट, कि सर आपको रेस्ट करना चाहिए वरना तुम क्या हो जाओगे, बीमार। तो पहले ऐसे हो नहीं सकता, बोलो बोलो। अगर सोचना तो थोड़ा
दूर की सोचेंगे। तो यहाँ पर इन केस सही है या गलत है? सही है। और यहां पर बेटा इफ भी सही हो सकता है। अगर कोई बोल दे बेटा इफ यू फेल इल, इफ यू सॉरी फेल फॉल, इफ यू फॉल इल यू शुड टेक सम रेस्ट। अगर तुम बीमार हो तो रेस्ट कर लो। सोचें तो थोड़ा दूर की सोचेंगे। तो यहां पर बेटा इफ भी सही है और इन केस भी सही है। बात समझ में आई? तो यहां पर बेटा इफ भी सही है और इन केस भी सही है। बेटा दोनों सही है, इफ भी सही है और आपका इन केस भी। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें बताओ बेटा क्या होगा। यू शुड टेक सम मेडिसिन इफ इन केस यू फेल इल। ये बताने की जरूरत नहीं बेटा कि यू शुड टेक सम मेडिसिन। जो लिखा हुआ बेटा ये अपनी मेन क्लोज है, ये मेन क्लोज हुई। और इफ या इन केस यू फॉल इल ये आपकी ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। आप बताओ कौन सा सही हो सकता है? अब पहले मेन क्लोज वाला एक्शन सही हो सकता है कि भाई पहले आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए सर वरना बीमार हो जाओगे। हाँ इस केस में हो सकता था कि सर आपको रेस्ट कर लेना चाहिए वरना बीमार हो जाओगे। इस केस में आपका सही था भाई। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि सर आपने पहले मेडिसिन ले लेनी चाहिए वरना आप क्या हो जाओगे? बीमार। भाई बीमार होने से पहले आप मेडिसिन दे रहे हो सामने वाले को, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है बेटा तो फिर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? इफ। लॉजिक 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 लॉजिक, रूल काम नहीं करेगा, लॉजिक काम करेगा। अगर तुम रूल पढ़ रहे हो तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, सीधी सी बात है। आपको लॉजिक ही समझने पड़ेंगे। बात समझ में आई नहीं? आपके पेपर में रूल्स नहीं आते, आपके पेपर में लॉजिक्स आते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अब रूल किसी ने पढ़ा दिया कि सर सिर्फ इन केस ही आएगा इफ नहीं आएगा, या तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। और कई बार ऐसी सिचुएशन क्लियर कट होती है कि बेटा वहां पर सिर्फ इफ ही आएगा, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है बेटा वहां पर सिर्फ है इन केस ही आएगा। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है बेटा कुछ भी लिखो। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो कुछ भी रूल्स वगैरह नहीं होते भाई, ठीक है नहीं। ये बातें आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और आज आपका टेंस हो गया फिनिश, और कल हम टेंस की करेंगे प्रैक्टिस। और लगभग हम 5 साल पुराने पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी नए साथी हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स जो अपने वीडियोस को देख रहे हैं, तो भाई क्या करना है, एक बार अच्छे से एक बार तो आप सभी ने नोट्स बनाने हैं। नोट्स 100% बनाना भाई, नोट्स बार बार नहीं बनाए जाते, ये चीज़ें बार बार नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको। और कोई भी चीज़ें होती है वो एक ही बार पढ़ाई जाती है, और एक ही बार ही कोचिंग ली जाती है, और एक बार ही भरोसा किया जाता है किसी पे। तो आपने एक बार अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बाद आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। आपने किसी मार्केट से कोई किताब नहीं खरीदनी है। अगर आप कुछ अलग लेना चाहते हो तो आपको मैं 2 किताबें बताता हूँ सिर्फ इंग्लिश के लिए जो आपको लेनी है। जैसे मैं अगर पहले पढ़ता था, मैं यूज़ करता था किरण पब्लिकेशंस की बुक। मैं किरण पब्लिकेशंस को फॉलो करता था 2016 में। तो मुझे लग रहा कि बेस्ट किताब है। और अगर आप फॉलो करना चाहो आज के टाइम में जो पिनाकल्स किताब है वो चली हुई है। 2 मत लेना, लेना एक ही। पिनाकल्स लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बाकी दोनों में बराबरी चीज़ है। अगर दोनों में प्रीवियस ईयर है तो मतलब कहने का क्या समझ में आया? कवर चेंज होने से अंदर वाला मैटर तो चेंज नहीं होगा, नहीं अंदर वाला मैटर दोनों का सेम ही है। क्योंकि अगर हो गया प्रीवियस ईयर का मतलब अगर 2025 में, 24 में, 23 में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो दोनों किताबों में क्या होगा? सेम ही होगा। तो कुल मिला के लेनी है भाई एक किताब। किताब का कलर, किताब का कवर चेंज होने से चीज़ें नहीं बदलती, है ना। टीचर बदलने से रिजल्ट नहीं आते, सीधी सी बात है। आप मेहनत करो, काम करो, फोकस करो, सीधी सी बात है, डेडिकेशन के साथ फिर देखना आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो अब जो मैंने 10 जितना भी पढ़ाया नहीं आपको, एक बार इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और कल तक रिवाइज करना भाई, है ना। तो कल हम इसके क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, और सभी स्टूडेंट को जय हिंद।